हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं बताता हूँ मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा जीएसटी की रिवीजन चल रही है। रिवीजनरी लेक्चर 2 हो चुके हैं हमारे। आज थर्ड लेक्चर हमारा रिवीजन का जीएसटी का। तो चलो ज्यादा देरी ना करते हुए हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो कल हम क्या कर रहे थे सर? कल हमने लास्ट में सीखा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में हम सीख रहे थे। तो वहां पर हम इस एक एग्जाम्पल पे आए हुए थे। इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। कहता है कि यहाँ से कौन है सर? हरियाणा से रविंद्र बिस्ला जी हैं। और यहाँ से मुंबई से कौन है? कोई और भाई जी हैं सर। जी ठीक है। ट्रेड फेयर लगा हुआ है। हम ट्रेड फेयर में गए सेल करने के लिए और टोटल सेल हमने एस्टिमेशन किया या फिर हम 5 लाख की सेल करके आए। तो ये गुड्स है या सर्विस है? सर गुड्स है। सप्लाई है? जी सर सप्लाई भी है। इंटर है या इंट्रा है? सर ये तो हमारी झंझट है, याद रखना। सर देखो, मैं कह रहा हूं भाई साहब, हरियाणा से मैं वहां गया लोकल, मुंबई में रहकर मुंबई में सेल करके आया हूं, तो इसको इंट्रा बोलेंगे। डोंट से कि इंटर है। हरियाणा में रह के नहीं गई, वहां लोकल जाके सप्लाई करके आया हूं, ठीक है? तो वहां लोकल सप्लाई है तो इंट्रा होगी। क्या होगी सर? इंट्रा होगी। ध्यान रखना। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा सर? वही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दैट इज हम होंगे। उसके बाद क्या रखा? ये क्या करेगा सर? ये करेगा एडवांस में टैक्स की पेमेंट करेगा। एडवांस में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएगा। सब कुछ एडवांस में करने वाला है। सर कब तक करेगा? 15 तक। क्यों? क्योंकि सर 28 को तो है, तो 5 दिन पहले एडवांस में करने वाला है सारी चीजें। और ये टैक्स का पेमेंट कितना करेगा सर? 5 लाख की सेल है तो 5 लाख का 12% दैट इज 60,000। हमने एज्यूम कर रखा है कि इसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 12% है बेटा। तो एसजीएसटी कितना जाएगा? 30,000। और एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 30,000 चले जाएंगे, ठीक है? एस्टिमेटेड जीएसटी इन एडवांस अप टू, मतलब ये एडवांस भी 15 अप्रैल तक पे कर देगा बेटा। आगे चलते हैं। सिंपल था, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में क्या होता है? बिल्कुल सेम प्रोविजन है बेटा। क्या रखा है? देखो सेम प्रोविजन। तो मैंने आपको बता दिया था कि एक जो दिक्कत वाली बात थी कि इसको जो भी इंपोर्ट करेगा उस पे उसको आईटीसी मिल जाएगा, लोकल पे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसने बोला गया है कि वही है 90 डेज और 180 डेज का है। सारी की सारी चीजें सेम बेटा। वही गुड्स बन रहा है, वही सेल है, वही इंट्रा है, ठीक है? एग्जम्पशन इन दोनों को मिलने वाली नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर सेक्शन 24 के अंदर। सारी चीजें सेम है बेटा। आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है? ओ माय गॉड, कहता है हिस्ट्री ऑफ जीएसटी है। जीएसटी, जीएसटी की हिस्ट्री, कहां कहां से जीएसटी आया, कैसे कैसे है, सारी की सारी हिस्ट्री बता रखी है। एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है सर? सबसे पहले असम इज द फर्स्ट स्टेट टू पास द जीएसटी बिल इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले असम ने जीएसटी के बिल को पास किया था। और जम्मू कश्मीर में कब आया था जीएसटी? 8 जुलाई 2017 को यहाँ बिल पास हुआ था, ठीक है? मतलब 7 को पास हुआ था, 8 से लगा था जी सर। 8, दैट इज 8 इज द इंपॉर्टेंट डेट, 8 जुलाई 2017। आगे इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि आप इसको खुद रीडिंग लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं। क्या रहता है कि हमारा जो जीएसटी का था 122nd अमेंडमेंट बिल था। क्या था? एक अमेंडमेंट बिल कौन सा था सर? 122nd, ठीक है? लेकिन जब इसको पास कर दिया गया, ये एक्ट बना, ये एक्ट कौन सा बना सर? एक्ट बना 101। 101 पे कॉल करो। ठीक है? 101 क्या हो गया सर? 101 हमारा एक्ट बना। और ये जो बिल कौन सा था? 120, मतलब 122वां तो अमेंडमेंट बिल था, ठीक है? लेकिन एक्ट कौन सा बना सर? 101, 101 क्या नाम है, ये एक एक्ट बना सर, ठीक है जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 101। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, ये आगे स्टेट। मैंने कहा सर स्टेट वगैरह, अरे सर हमें तो ऐसे बताने की जरूरत भी नहीं थी, हमने पढ़ तो रखा है। देखो 28 हमारे स्टेट हैं इन रियल में, प्लस जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट यूनियन टेरिटरी को स्टेट माना गया जीएसटी में। सर पुडुचेरी और सर दिल्ली, इनको क्या माना गया है सर? ये है तो यूनियन टेरिटरी, बट जीएसटी की दुनिया में इनको स्टेट माना गया है। दैट इज 31 स्टेट हो गए। तो बेटा हमारी पुडुचेरी क्या नाम है, यूनियन टेरिटरी कितनी बची सर? देखो यूनियन टेरिटरी कितनी बची, ठीक है? एक बार दिखा देता हूं हमारी कितनी बची है। हालांकि अगर दीव एंड दमन एंड दादर और नगर हवेली, इनको मर्ज कर दिया गया। ये सारी चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। कहता है कि अर्लियर हमारे 29 थे, फिर तेलंगाना, ये सारी हिस्ट्री बता रखी है सिंपल शब्दों में। सर ये 28 आएगा यहाँ पे, आएगा 28 प्लस 3 दैट इज 31 हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है जी सर? जैसे एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, तो यहाँ पर पहले सर 28 होते थे, यहाँ 28 होगा, फिर 28 में 1 प्लस हुआ तेलंगाना, फिर एक जम्मू कश्मीर माइनस हुआ, 28 हो गया वापस से, इस तरह से। तो इसने बताया हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी है सर? यूनियन टेरिटरी है हमारी, देखो एक चंडीगढ़ होती है,
एक दिल्ली होती है, एक क्या नाम है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है सर, और एक दादर व नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक ये होती, अलग अलग होती हैं, बट ये अब मर्ज हो चुकी हैं, दादर एंड नगर हवेली एंड दीव एंड दमन अब एक है। मतलब यहां से मैं यहां पर अब मैं क्या करता हूं, सप्लाई करता हूं, तो वहां पर क्या होगा, आईजीएसटी लगेगा, दैट इज इंटर होगा या इंट्रा होगा, सर ये इंट्रा होने वाला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अभी मर्ज हो चुके हैं, दैट इज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये अब एक हो चुके हैं। यहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हो तो इंट्रा में काउंट होगा, इंटर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बोला गया जम्मू कश्मीर को यहाँ से उठा लो, ठीक है, ये तो नए ऐड हुए थे सर, ये हमारी यूनियन टेरिटरी में नहीं आएगा, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में नहीं आएगा सर, पुडुचेरी कहाँ गया, ये भी नहीं आएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 सर, टोटल थे 8 में से 3 गए, दैट इज 5 हमारी आज के समय में कितनी है, यूनियन टेरिटरी है जी सर। आगे चलते हैं, एक सबसे बड़ी बात क्या रखी है, कहता है अगर आप ट्रांसफर और स्टॉक कर रहे हो, दैट इज डीम डिस्टिंग को कर रहे हो, तो एट द रेट ऑफ योर ओन वैल्यू, सिंपल शब्दों में क्या कहना चाहता है ये, मैं कहता हूं ये हैं रविंद्र बिस्ला, मैं कह रहा हूं मेरे 2 बिजनेस है बेटा, मेरे 2 बिजनेस हैं, बिजनेस नंबर 1 हरियाणा में, बिजनेस नंबर 1 हरियाणा में, बिजनेस नंबर 2, बात समझ आएगी नहीं जी सर, बात समझ आएगी। मैंने कहा ये भी मेरा बिजनेस है, ये भी मेरा बिजनेस है, एक ही पैन पर रजिस्टर्ड बेटा, परमानेंट अकाउंट नंबर पे एक ही पैन पे रजिस्टर्ड है, दैट इज यहां पर मेरे को जीएसटी नंबर मिला हुआ है, यहां पर मेरे को जीएसटी नंबर मिला हुआ है, सेम पेन के ऊपर, मैं इसको यहां पे माल भेज रहा हूं, क्या कर रहा हूं, भेज रहा हूं, दैट इज ट्रांसफर कर रहा हूं, और ट्रांसफर सप्लाई में आता है जी सर, आता है, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई में नहीं आता, लेकिन ट्रांसफर सप्लाई में आता है। तो मैंने कहा कि मैं इसको मान लो ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपया है, कितनी है, 1 लाख रुपया है बेटा, 1 लाख रुपया है ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, उस गुड्स की जो मैंने ट्रांसफर किया है। तो बोला जाता है इवन देयर इज नो कंसीडरेशन, यहां पर क्या नहीं आएगा सर, कंसीडरेशन नहीं आएगा, बट इसको सप्लाई बोला जाएगा, सर ये तो हमें पहले ही पता था, सप्लाई बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा तो हमसे पूछ लेते, लेकिन उनको बात को ध्यान सुना बेटा, यहां पर क्या होगा, 1 लाख पर 18% है, एज्यूम करो 1 लाख पर 18%, तो बोला जाता है 18% आप पे कर दो, दैट इज 18,000 पे कर दो, तो आपकी 1 लाख, दैट इज सिंपल शब्द 18,000, क्या कर बोला गया, हरियाणा 1 मतलब बिजनेस 1 इसको पे करेगा, और इसको क्या मिल जाएगी सर, इसको आईटीसी मिल जाएगी, क्या दिक्कत वाली बात है, इसको 18,000 की आईटीसी मिल जाएगी। इन रियल मैनर में क्या कोई गवर्नमेंट का रिवेन्यू हुआ, बताना, गवर्नमेंट का रिवेन्यू हुआ नहीं सर, एक के लिए लायबिलिटी, एक के लिए एसेट्स, गवर्नमेंट को अभी कोई रिवेन्यू नहीं होता, जब तक माल फाइनली कंज्यूमर तक नहीं जाता है या कंज्यूम नहीं किया जाता है, जब तक गवर्नमेंट का कोई रिवेन्यू नहीं होता बेटा, आईटीसी वाईटीसी ऐसे ही मिलता रहता है। तो गवर्नमेंट बोले कि आईटीसी तो मिलना नहीं है, और सपोज करो बेटा ये तो 1 लाख का ही है, यहाँ मैं कहा 10 करोड़ का, तो बेटा आईटीसी बोलो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाती है, इसको तो पे ही करनी पड़ती है ना, ये तो आईटीसी बाद में आईटीसी फिर क्या नाम है, आईटीसी क्लेम करता, और जब ये सेल करता तब उसको बेनिफिट मिलता। तो बोला जाता है यहां पर हमारा बहुत ज्यादा फंड ब्लॉक हो जाता है, फंड का ब्लॉक हो जाता है। तो बोला गया आप ऐसा करो, आप डीम्ड डिस्टिंक्ट हो, आप दोनों बहुत ही एक दूसरे को जानते हो, अच्छे से जानते हो, आप ही हो, आप ही का अंश है वो। तो बोला गया आप ऐसा करो दोस्त, हम रेट ऑफ टैक्स को तो कम नहीं कर सकते, हम रेट ऑफ टैक्स को तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि रेट तो हमें सेम रखना है, हमें धज्जियां नहीं उड़ानी वैट की तरह जीएसटी की। तो बोला गया 18% रखेंगे, बट आप ओपन मार्केट वैल्यू को चेंज कर लो, दैट इज मैं अगर कहूं मैं 1,000 का सेल किया, बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1,000 पे आप 18% आपकी आपकी ओन क्या नाम है, आपने जो खुद ने वैल्यू को डिटरमाइन किया है वो हमें बता दो, ठीक है, ऑन डिटर्मिनेशन वैल्यू बता दो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू पे मत जाइए, आपकी मर्जी, जो भी हम वैल्यू डिक्लेयर करने वाले हो, जो वैल्यू आप हमें डिक्लेयर करोगे हम उसी को मान लेंगे, वही ओपन मार्केट वैल्यू है एक तरह से, ठीक है। तो हम क्या देंगे इतना सर, यहां पर दे देंगे 180, हाँ 180, ये क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे और इनको आईटीसी मिल जाएगी। ये बात बोली जाती है कि अगर आप डीम्ड डिस्टिंक्ट हो, तो आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो स्टॉक का, तो भाई कोई बात नहीं, आप जो वैल्यू डिक्लेयर करने वाले हो हम उसी को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहां से आ गया, कुछ नहीं बेटा, वो हमने हालांकि पहले कर रखा है, कोई नई बात नहीं है। कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले विदाउट कंसीडरेशन की बात करते हैं, ये हमारा हो चुका है। देखो भाई, विद कंसीडरेशन करोगे तो सप्लाई होना ही होना है, वहां पर भी सीखा था, वहां पे मैंने सीखा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसीडरेशन। मैं कहता हूं पर्सनल पर्पज के लिए लोगे तो सप्लाई ही नहीं होगा, पर्सनल पर्पज के लिए लिया तो मतलब जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन अगर बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हो, रिलेटेड पार्टी से ले रहे हो, तो सप्लाई भी होगा और जीएसटी भी लगेगा आरसीएम के तहत, दैट इज यहां पर तो आईटीसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी सर। लेकिन मैंने कहा अब विद कंसीडरेशन,
पर्सनल पर्पज के लिए ले रहे हो तो क्या वो सप्लाई होगी? हाँ सर, आपने पैसा दिया, कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, यस सर होगी, लेकिन बोला गया जीएसटी से हम इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। मतलब आपने अगर कंसिडरेशन नहीं दिया है, पर्सनल पर्पस के लिए ले रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, सर्विस इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो वो सप्लाई ही नहीं होगी। लेकिन आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो और पैसा दे रहे हो, तो सप्लाई तो बोल देंगे लेकिन जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम उसको एग्जेम्प्ट बोल देंगे। लेकिन बिजनेस के केस में सप्लाई भी होगी और टैक्स भी लगेगा, चाहे विद कंसिडरेशन हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो। जब विदाउट कंसिडरेशन ही हमने सप्लाई बोल दिया था और जीएसटी लगा दिया था, तो यहाँ क्यों लगाएंगे? बिजनेस के लिए ले रहे हो, सप्लाई हो रही है, माना हाँ सप्लाई हो रही है, कंसिडरेशन दे रहे हो, तो हम इस पे आरसीएम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आरसीएम के तहत जीएसटी लगा देंगे बेटा। जी सर, बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो देखते हैं इसमें क्या है। जी सर, ये हमने एक एग्जांपल है, मैंने कहा क्या, देखो भाई, लैंड, बिल्डिंग, ओब्लिक प्लांट एटसेट्रा, लाइक हमारी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मैंने कहा अगर इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, क्या बोला गया दोस्त, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर मैं लेट आउट कर देता हूं, रेंट पर चढ़ा देता हूं, ठीक है, रेंट पर चढ़ा देता हूं या सोल्ड कर देता हूं, ध्यान सुनना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप सेल कर देते हो तो वहां पर जीएसटी नहीं आएगा। ध्यान सुनना, क्या नहीं आएगा? वहां पर जीएसटी नहीं आने वाला, सेल करने वाले हो तो। आप ये सीखोगे आगे जाके कि अंडर कंस्ट्रक्शन तो सेल करते हो तो जीएसटी लगा देंगे, लेकिन फुल्ली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हो तो उससे जीएसटी लगेगा, उसको जैसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लग जाता है, तो नहीं लगेगा। मैंने कहा लेट आउट कर रहे हो तो क्या करोगे? अगर आप किराए पर चढ़ा रहे हो तो आप सर्विस कमा रहे हो, तो बोला गया सप्लाई ऑफ सर्विस है और जीएसटी लग जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप भाड़े पर दे रहे हो, आप उसको लीज पर, रेंट पर दे रहे हो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस और जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा आपके पास फुल्ली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी, आपने सेल कर दिया, तो क्या उसमें जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा सर। आगे चलते हैं। मैंने कहा कि भाई एक बिल्डिंग है, ध्यान सुनना, एक बिल्डिंग है, एक एग्जांपल ले रखा, वही जो मैंने अभी बताया वही एग्जांपल है। मैंने कहा एक बिल्डिंग है, मैंने कहा वो कंप्लीट है, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है, उसको हम क्या कर रहे हैं? रेंट पर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, रेंट पर दोगे तो भाई साहब सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और हम जीएसटी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल करोगे तो हम उसको सप्लाई ही नहीं बोलेंगे, तो जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, कहता है अंडर कंस्ट्रक्शन को अगर आपने सेल कर दिया, तो कहता है सेल कर दिया है, सेल कर दिया तो इसको डीम्ड सप्लाई बोल दे देंगे, ठीक है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन को अगर आपने सेल कर दिया तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे, सिंपल शब्दों में सप्लाई मान लेंगे। और सप्लाई मान लेंगे तो मैंने कहा बिल्डिंग, मैंने कहा बिल्डिंग मान लो मेरी 1 करोड़ की है, कितनी की है मेरी पूरी बिल्डिंग? 1 करोड़ की है, तो उसमें कुछ लैंड का पोर्शन होगा और कुछ उसमें बिल्डिंग मटेरियल वगैरह लगेगा। मैंने कहा भाई साहब एक लैंड के ऊपर मैंने बिल्डिंग तैयार करी है, बस में यही नहीं, तो लैंड का पोर्शन भी रहने वाला है और बिल्डिंग का पोर्शन भी रहने वाला है। सर ये कौन करेगा? तो बेटा कोई रजिस्टर्ड वैल्यू बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमें नहीं निकालना होता। तो लैंड का मैं अज्यूम कर रहा हूँ 40% लैंड है, तो 1 करोड़ का 40% कितना हो गया सर? 40 लाख, ठीक है। ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो बोला गया ये तो सप्लाई भी नहीं है, यहाँ जीएसटी भी नहीं है, बट जो सर्विस परफॉर्म की गई है अंडर कंस्ट्रक्शन पे, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन अगर सेल किया है और जो आपने सर्विस दी गई है तो उस पे हम जीएसटी लगा देंगे। कह रखा बाकी जो भी हमारा 60% पोर्शन है उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, लाइक सप्लाई ऑफ क्या होगा? सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस होगा, हेंस हम इसको सेल मान के सप्लाई बता देंगे और जीएसटी लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या रखा है कि अगर हमारी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हमने 80 लाख की है और अंडर कंस्ट्रक्शन जो मेरी 20 लाख की है, तो कह रखा है कि आपको जीएसटी जो लगेगा, कहता है कि जीएसटी जो लगेगा तो ये 80 माइनस 40, सर ये कौन सा 40 है? अच्छा, ये वाला, ये 40 हटा देंगे तो ऐसे नहीं लगेगा, ये 100 माइनस 40 इसको लगा के 60 पर लगेगा। सिंपल शब्दों में बता रखा है, कह रखा है आपकी जो वैल्यू जो आपका कंप्लीट, सिंपल शब्दों में जो कंप्लीट वैल्यू है ना दोस्त, उसमें से सिर्फ और सिर्फ लैंड का पोर्शन हटा देना, बाकी पे लग जाएगा, सिंपल शब्दों में, और कुछ भी नहीं है। लैंड मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं, कहता है एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी सेट ऑफ रूल। अरे सर ये भी हम सीख के आ चुके हैं, चलो एक बार कोई बात नहीं, इसने क्या रखा भाई साहब दोबारा देखो, तो दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप सर ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा, फिर डिनर होगा, ठीक है, उसमें भी स्टेप होगा, पहले आपको लंच को ब्रेकफास्ट को फिनिश करना है, फिर लंच पर आना है, फिर आपको डिनर पर आना है। पहले क्या रखा है? फर्स्ट वी यूज द आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। पहले तो भाई साहब इसको पकड़ो और गोली मारो, ठीक है, किसके लिए यूज करोगे सर? सबसे पहले आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए, उसके बाद एसजीएसटी, सीजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी, अगर यूटीजीएसटी हुआ तो इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, आपकी मर्जी है। खत्म हो जाए
ये खत्म हो गया, अब नीचे आ जाओ। मैंने कहा अब आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, फिर भी वो बच जाए तो किसके लिए होगा, सर ओनली आईजीएसटी के लिए हो सकता है, ये कभी भी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए नहीं होगा। सेम अब थर्ड पे आ जाओ। सर अगर आपके पास एसजीएसटी की आईटीसी है तो आपको क्या करोगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी उनके लिए करोगे। सर एसजीएसटी की यूटीजीएसटी के लिए हो सकती है, नहीं 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 बेटा, ये करेगा एसजीएसटी एसजीएसटी के लिए, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए, और फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। कहता है जो आप जीएसटी लेते हो दोस्त, जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो, क्या लेते हो आप, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो लेते हो, जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो वो कैसे ले सकते हो, स्टेट वाइज लेते हो, दैट इज हरियाणा में मेरे बिजनेस है, पंजाब में भी बिजनेस है, राजस्थान में मेरा बिजनेस है, दिल्ली में मेरा बिजनेस है, यूपी में मेरा बिजनेस है, तो आप स्टेट वाइज लोगे, या फिर हरियाणा के अंदर मेरे क्या नाम है 3 ऑफिसेज हैं, मतलब 3 बिजनेस यूनिट हैं, लाइक एक भिवानी में, एक सिरसा में और एक हिसार में, इस तरह से एक अम्बाला में, इस तरह से मेरी कोई बिजनेस यूनिट है, तो बिजनेस यूनिट वाइज लेना है या स्टेट वाइज लेना है, चेक करते हैं। और रजिस्ट्रेशन आप कैसे ले सकते हो, सर देखो आपकी मर्जी है, आप स्टेट वाइज लो या आप बिजनेस यूनिट वाइज लो। क्या क्या रखा है, हरियाणा में 3 बिजनेस है मेरे, दिल्ली में मेरे 2 हैं और पंजाब में मेरे 2 बिजनेस है, 2 जगह पे मेरे बिजनेस यूनिट है। तो यहाँ बोला गया है भाई साहब मिनिमम कम से कम 3 तो लेने पड़ेंगे, एक हरियाणा में, एक दिल्ली में और एक पंजाब में, कम से कम 3 तो लेने पड़ेंगे, कम से कम। मिनिमम कितने हैं सर, मिनिमम 3 लेने पड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने ले सकता हूँ सर, मैक्सिमम ले लो आप क्या, बिजनेस यूनिट वाइज 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम आप कितने ले सकते हो 7, बट कम से कम कितने लेने पड़ेंगे हमें सर, स्टेट वाइज जितने स्टेट में हम धंधा कर रहे हैं तो उतने स्टेट में हम रजिस्ट्रेशन जरूर लेंगे, अगर हम किस में दायरे में आते हैं, रजिस्ट्रेशन लेने के दायरे में आते हैं तो। जी सर आगे चलते हैं बेटा, आगे आ गए हैं और आगे कहता है नो जीएसटी, नो जीएसटी, ऊपर लिखा हुआ नो जीएसटी, जीएसटी नहीं, बहुत हुआ जीएसटी का फंडा, अब हम यहाँ जीएसटी नहीं लगने देंगे। कहां नहीं लगेगा, चलो देखते हैं कहां जीएसटी नहीं लगेगा। नंबर वन कहता है दोस्त जीएसटी यहां नहीं लगेगा, कहता है एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे, ओ माय गॉड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है तो सैलरी पर जीएसटी काटोगे, अरे सर कैसे कैसे, तो कैसे कैसी बात कर रहे हो, उसको जो सैलरी दी है ना वो बाद में अपनी वो डायरेक्ट टैक्स में जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, वहां दे देगा टैक्स वगैरह। यहाँ पे कैसा टैक्स ले रहे हो, कैसा कैसा आप उससे क्या नाम है जीएसटी काट रहे हो, वहां पर जीएसटी नहीं कटेगा। लाइक मैंने कहा बिस्ला लिमिटेड अपने इंप्लॉइज को कोई भी सैलरी बोनस या गिफ्ट दे रहा है तो यहाँ पर यहाँ पे ना ही तो वो सप्लाई होगा, और सप्लाई नहीं होगा तो भाई साहब जीएसटी आसपास भी नहीं होगा। लेकिन एक बात बोली गई है, गिफ्ट के केस में एक बात बोली गई है, यहां पर कुछ लिमिट बोली गई है। सर क्या लिमिट बोली गई है, यहां से देखिए बेटा, कहता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट की लिमिट दे दी गई है, इन अ फाइनेंशियल ईयर आपके पास लिमिट है 50,000 पर इम्प्लॉय, 50,000 पर इम्प्लॉय, दैट इज डायरेक्टर की हेराफेरी से बचना। ध्यान सुनो बेटा, ये 50,000 की लिमिट क्यों लगाई गई, अगर इम्प्लॉय को सैलरी मतलब इम्प्लॉय को गिफ्ट देना बरकरार रखा गया तो भाई साहब डायरेक्टर या फिर सीईओ या मतलब मैनेजरियल पर्सनल कर्मकांड कर जाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है भाई देखो, अगर हे कंपनी आप अपने एम्प्लॉइज को एक फाइनेंशियल ईयर में एक एम्प्लॉइज को 50,000 तक का गिफ्ट दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 50,000 से ऊपर दे दिया ना तो क्या कर देंगे, सप्लाई भी बोल देंगे और जीएसटी लगा देंगे। मैंने कहा इफ 60,000 का गिफ्ट दे दिया तो आपको जीएसटी कितने पे लगाना है, 18%, 60,000 पे लगाओगे या 10,000 पे लगाओगे, सर हम 60,000 पर लगाने वाले हैं, 10,000 पर नहीं, दैट इज 55,000 का भी अगर आपने गिफ्ट दे दिया तो एक्सेस 5,000 पे जीएसटी लगेगा, पूरे 55,000 पे जीएसटी लगने वाला है दोस्त। मोर्चरी वगैरह कहता है भाई साहब कोई भी शव वाहन वगैरह है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, कहता है एक्शनेबल क्लेम, किसकी बात करता है दोस्त, एक्शनेबल क्लेम। सर कहता है एक्शनेबल क्लेम जो भी है हमारे उस पर जीएसटी नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, बट किस की बात कर रहा है, देखना ध्यान से देखना दोस्त, किस की बात कर रहा है, कहता है लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, 3 चीज बात कर रहा है, लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये गुड्स हैं, सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, पहली बात ध्यान रखना ये गुड्स है, इनको गुड्स बोला जाता है, ठीक है, इनको गुड्स माना जाता है, इनको स्पेशली बोला भाई साहब तुम गुड्स हो, तो भाई साहब मान लेंगे हाँ तुम गुड्स हो, ठीक है। तो कहता है लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग ये गुड्स हैं और इसको सप्लाई भी मान लिया जाता है और यहाँ पर जीएसटी भी लगा दिया जाता है। प्राचीन समय में भी यहाँ पर टैक्स लगता था तो यहाँ पर भी जीएसटी में आने के बाद टैक्स लगा दिया है।
बोला गया अनसिक्योर्ड डेट हो गया, पेंडिंग लिटिगेशन हो गया, और एटसेट्रा एनी अदर एक्शनेबल क्लेम अगर आप हो तो भाई साहब गुड्स तो तुम्हें बोलेंगे क्योंकि एक्शनेबल क्लेम गुड्स तो हैं, लेकिन बोला तुम्हारे ऊपर सप्लाई नहीं, हम तुम्हें सप्लाई नहीं मानेंगे, ना ही तुम पर जीएसटी लगाएंगे। इन सिंपल मैनर एक्शनेबल क्लेम क्या है सर, गुड्स है। क्या सभी एक्शनेबल क्लेम क्या सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं, दैट इज जो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है उस पर जीएसटी लगा देंगे? नहीं सर, सभी नहीं आते, लेकिन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग ये तीन है जिनको सप्लाई, इनको ये गुड्स भी है, सप्लाई भी है और जीएसटी भी है, ध्यान रखना जी सर। आगे बोला जाता है, कहता है कि हे दोस्त यहां देखो, कहता है गवर्नमेंट पर्सन, जो भी गवर्नमेंट के आदमी हैं, दैट इज टोपी वाले आदमी जो भी हैं, लाइक एमपी है, पीएम है, एमपी है, सीएम है, एमएलए है, पार्षद है, गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, उसका चेयरपर्सन है, मेंबर है, डायरेक्टर है, कोई भी है, गवर्नमेंट के आदमी हैं, कहता है ये लोग देश सेवा करते हैं, पैसे नहीं जोड़ते, तो इनसे जीएसटी नहीं लेंगे, इनको जीएसटी की दुनिया में नहीं आने देंगे। दैट इज सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट टोपी वाले आदमियों को जीएसटी की दुनिया से बाहर फेंक दे। भाई साहब तुम तो बड़े भले इंसान हो, बड़े ही भले आदमी हो, तुम पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तुम पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, टैक्स मतलब जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बोला गया भाई साहब गवर्नमेंट पर्सन बाहर हो। आगे चलते हैं, किसकी बात करता है, अब बात करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर ऊपर आ तो चुका है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ हाँ इसलिए कह रखा है कवर्ड, ऑलरेडी कवर्ड, पीछे कवर करके आए हैं। कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी अभी पढ़ के आए बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हो, आया ना जी सर, अभी अभी पढ़ के आए। तो जीएसटी नहीं है लगेगा, तो एक तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, रीजन क्यों, क्योंकि हमें कास्टिंग और डबल टैक्सेशन भाई साहब इन पे इनके लफड़ों में नहीं पड़ना, कल ही पढ़ा था जीएसटी के फायदे, ठीक है, कास्टिंग डबल टैक्सेशन ये नहीं करने देंगे। आगे कहता है भाई साहब कोर्ट में, अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, ठीक है, कोर्ट की फैसिलिटी ले रहे हो, तो जीएसटी नहीं लगाएंगे दोस्त। सर कोर्ट की फैसिलिटी लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी, एनसीएलटी एटसेट्रा, ठीक है, इनके पास जा रहे हो, इनको कोई फीस दे रहे हो, तो ये सप्लाई भी नहीं होगी और जीएसटी भी नहीं होगी। लेकिन आप इनके पास जा रहे हो, किसके माध्यम से जा रहे हो, सर सीए के माध्यम से जा रहे हो, सीएस के माध्यम से जा रहे हो, एडवोकेट के माध्यम से जा रहे हो, और इनको कोई फी दे रहे हो, तो यहाँ तो जीएसटी लग जाएगा दोस्त, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब सीए, सीएस, सीएम में एडवोकेट, इनको अगर आप कोई फीस दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर तो जीएसटी लगा देंगे। बाकी कोर्ट वगैरह के कोई भी मामले वगैरह हैं, उन पर टैक्स आपका नहीं लगेगा, उन पर जीएसटी आपका नहीं लगेगा, उनको सप्लाई ही नहीं बनने दिया जाएगा जी सर। आगे चलते हैं, कहता है भाई साहब कुछ बात ऐसी है, इसको चाहे याद कर लेना, आर्टिकल 243 जी एंड डब्ल्यू की सर्विसेज है। कहता है कि एक कोई भी गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, मतलब सिंपल होता है गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, सिंपल होता है ऐसे बोलो, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी लाइक म्युनिसिपैलिटी की बात करता है। कहता है ये भाई किसान आदमी है, ये किसान आदमी है, ठीक है, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी है और किसान आदमी को क्या दे रही है, कोई भी फैसिलिटी दे रही है, ठीक है। आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू की कोई सर्विस दे रही है, सैनिटेशन, ठीक है, साफ सफाई की, और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड की ये सर्विस वगैरह दे रही है। और कहती है यहाँ से कुछ चार्ज करेगी क्या, हाँ म्युनिसिपैलिटी चार्ज करती है इनसे, ठीक है, इनकी लैंड, इनके क्या नाम है, इनकी लैंड को क्लीन करवा रही है, या फिर एक इनकी लैंड बिखरी बिखरी है, उनको एक जगह पर लैंड दे रही है, इस तरह कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे किसान भाई को, तो म्युनिसिपैलिटी उसके लिए चार्जेस लेती है, और जो चार्जेस लेगी ना उस पर कल उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, और सप्लाई नहीं बोलेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, किसान भाई को बाहर रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है एनटीटी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी लाइक जापान, ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जापान से माल श्रीलंका जा रहा है, बताओ क्या जीएसटी लेंगे, इससे कैसी बात कर रहे हो, इंडिया में तो आया नहीं, तो बोला नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जा रहा है, तो नहीं तो हम इसको सप्लाई बोलेंगे और ना ही यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे। चलो आगे चलते हैं, चलो दोस्त आगे चलते हैं, डायरेक्टर फिर आ गया, डायरेक्टर फिर आ गया, चलो इस डायरेक्टर का खेल खत्म करते हैं। कहता है हे डायरेक्टर भाई, कहता है हे डायरेक्टर भाई, आप डायरेक्टर कहाँ के हो, बोला जाता है आप डायरेक्टर कहाँ के हो, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, आप चाहे गवर्नमेंट कंपनी के हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट बॉडी की हो, चाहे मतलब गवर्नमेंट बॉडी की हो या नॉन गवर्नमेंट बॉडी की हो, आप कहीं के भी हो, ठीक है, अगर आप इंप्लॉई हो और आप सैलरी ले रहे हो, तो अभी पढ़ के आए हैं कि इंप्लॉयर इंप्लॉई मतलब रिलेशनशिप बाहर है, दैट इज आप सैलरी वगैरह दे रहे हो या फिर गिफ्ट दे रहे हो 50,000 तक का, वो दिक्कत, सैलरी 50,000 तक की नहीं है, सैलरी जितनी भी दे रहे हो बाहर है, गिफ्ट 50,000 तक का है, ध्यान रखना, सैलरी दे रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप सैलरी दे रहे हो तो जीएसटी की दुनिया से बाहर है, क्योंकि इंप्लॉयर इंप्लॉई रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। ये कौन है, ये होल टाइम वाले हैं, होल टाइम, होल टाइम वाले। अब कहता है पार्ट टाइम डायरेक्टर की बात क्या करें, दैट इज पार्ट टाइम
डायरेक्टर, ठीक है। ये क्या करते हैं, कहता है अगर आप गवर्नमेंट बॉडी के हो, अगर आप पार्ट टाइम डायरेक्टर गवर्नमेंट बॉडी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अभी भी इसको सप्लाई नहीं बनने देंगे और जीएसटी इस पर नहीं लगाएंगे। गवर्नमेंट बॉडी को देखो कितना ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, लेकिन बोला गया हे पापी मनुष्य पापी है बेचारा, बिना टैक्स देगा। कहता है अगर आप पार्ट टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट बॉडी के हो, सर्विस दे रहे हो, सर्विस तो दे रहा, सर्विस तो ये भी दे रहे हैं, सर्विस तो ये भी दे रहे हैं, लेकिन सप्लाई नहीं बनने दिया, तो हम उसको सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी लगा देंगे। और आरसीएम के तहत कंपनी से, क्यों, लाइक मैं एक होल टाइम मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस गवर्नमेंट उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी को सप्लाई मतलब सर्विसेज दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो जीएसटी लगेगा, हाँ लगेगा। कौन देगा सर, भाई मुझसे तो गवर्नमेंट लेगी नहीं, किससे लेगी, कंपनी से लेगी, उस बॉडी कॉर्पोरेट से लेगी। जी सर, कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, ठीक है जी सर। अच्छे से देखना, आज जो करवाया ना उसमें से बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ओके सर। आई कहता है देसी कलाकार, आय हाय जीएसटी की दुनिया से बाहर, दैट इज शराब भाई साहब। कहता है ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है बेटा, लाइक शराब का ठेका ठोका देती है ना, लाइक ये ठेका जो भी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट ही करवाती है, मतलब ये लाइसेंस जो देती है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लाइसेंस देती है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही देती है। कहता है जो भी आप लाइसेंस दे रहे हो, तो इस पर लाइसेंस फीस पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, लाइसेंस फीस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। कॉमन सेंस लगाओ यार, लाइसेंस फीस पर अगर वो जीएसटी लगाते हैं तो टैक्स भी गवर्नमेंट को जाना है, तो कहते हैं यार आप टैक्स लेने की बजाय आप और उस पर जीएसटी ले रहे हो, तो यार आप लाइसेंस फीस को बढ़ा दो, क्यों बिना बात के इसको जीएसटी की दुनिया में खेच रहे हो। तो बोला गया भाई साहब यहाँ पर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है, लाइसेंस फीस जो भी देगी स्टेट गवर्नमेंट इन द केस ऑफ अल्कोहल, उस पर हम जीएसटी नहीं लेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो भाई साहब अब इसकी बात करते हैं। ये कौन है, आप कौन हो, पूछो इनसे आप कौन हो, आप कौन, बोला मैं ठेकेदार, लिखा हुआ ये कह रहा मैं ठेकेदार हूं। कहता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सर हमें कोई सर्विसेज देना, ठीक है, ठीक है सर, ये होगी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, हम इस पर जीएसटी लगा देंगे। ठीक है सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर कोई भी आप क्या नाम है सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी ले रहे हो, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा सर, जीएसटी लग जाएगा। आगे क्या रखा है, कंसेप्ट ऑफ जॉब वर्कर। देखो भाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, लाइक आपने अपना घर बनवाने के लिए दे दिया, ठेके पे दे दिया कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मकान बना देना, कितने दिन बना दो, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, कितने दिनों में, होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जॉब वर्कर का सिस्टम क्या होता है, जॉब वर्कर का मतलब क्या होता है, लाइक मेरे को कैलकुलेटर बनाने हैं, मेरे को कैलकुलेटर बनानी है और मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ। कैलकुलेटर जो बेटा मैंने पहले बनाया था कैलकुलेटर वो व्हाइट था, ठीक है, मैंने जॉब वर्कर के पास भेजा, मैंने कहा सब इसको कलरफुल बना दे, इसको ब्लैक कर दे, कुछ कीज है उसको अलग अलग कर दे, डिजाइन कर दे, ये कर दे, कलर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, भाई साहब ये सिस्टम करवाया मैंने। तो उसको भी बुलाया था जॉब वर्कर कि आपके काम को कोई मतलब आपके काम को फिनिशिंग कोई और पर्सन कर रहा है, मतलब मैंने कुछ कर दिया। या फिर देखो भाई साहब ये पेन है, मैंने कहा नीचे से मैंने पूरा ब्लैक किया, ब्लैक बना रहे हैं हम लोग, और जो वर्कर के पास कहा भाई साहब ऊपर ऊपर से इसको व्हाइट कर दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो वर्कर की मैं सहायता ले रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया, जी सर, हम जो वर्कर की सहायता ले रहे हैं, हम अपने मतलब कुछ ना कुछ हम उससे करवा रहे हैं। लाइक मैं जो वर्कर होगा, ये है जो वर्कर, मैं फर्नीचर बनाता हूँ, मेरे पास वुड है, मैंने फर्निशिंग पूरी पूरी कर दी है, और क्या नाम है अब तो इनको फिट वगैरह कर दे, ठीक है, उसके 4 पैर लगा दे फर्नीचर क्या नाम है टेबल के, और उस पर अच्छा पॉलिश कर दे, ये सारी सारी चीजें कर दे। तो यही बात कहता है कि जॉब वर्कर का कंसेप्ट ये होता है। कहता है यहाँ पे मिस्टर एक्स है, ठीक है, और ये जॉब वर्कर है, कहता है मैंने इसके पास फैब्रिक ट्रांसफर किया, बेटा ट्रांसफर किया, सेल नहीं किया जाना, क्यों, क्योंकि वो वापस आना है। मैं जो वर्कर को अपना गुड्स देता हूं, बेचता नहीं हूं, देता हूं कि काम करो और वापस दे, ठीक है, तो उस गुड्स के ऊपर कुछ काम करता है, और जब गुड्स के ऊपर काम किया जाता है उसको सर्विस बोलते हैं, इसलिए यहां बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मैंने कहा इसको मैंने ट्रांसफर किया, ठीक है, मैं कौन हूँ, फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैंने इसको पास अपना फैब्रिक दिया और मैंने कहा भाई साहब डाइंग कर दो, अपनी फैब्रिक का डाइंग कर दो। तो उसने कहा कि डाइंग के 65,000 रुपए लेंगे, तो ये 65,000 सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा। कहता है सप्लायर कौन, पहली ट्रांजैक्शन में देखते हैं जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, सिंपल शब्दों में यार ट्रांसफर कर रहा हूँ, कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, और सप्लाई की पहली डेफिनेशन ये होती है कि अगर कंसिडरेशन नहीं आता तो सप्लाई ही नहीं बनता। एक्सेप्शनल केस अलग थे कि भाई साहब आपका डीम्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं कंडीशन फॉलो कर रहा, तो यहाँ पर हमारा जीएसटी ही नहीं लगेगा, दैट इज कंसिडरेशन नहीं है। आगे डाइंग कर रहा है बेटा, डिफरेंट कलर वगैरह लगा रहा है, लेबर लगा रहा है, मतलब सर्विस दे रहा है, तो जो वर्कर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर होगा, और यहाँ पर सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। और ये इंटर या इंट्रा, भाई साहब सेम स्टेट में है तो इंट्रा, और दूसरे स्टेट में है तो इंटर हो जाएगी। टैक्सेबल पर्सन कौन हो जाएगा, दैट इज सप्लायर हो जाएगा। जो वर्कर हमें सर्विस देता है तो जो वर्कर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, लायबल टू पे टैक्स है, और क्या नाम है हमें दैट इज मिस्टर एक्स को क्या मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी, और टैक्स बता देगा 65,000 पे 18%, दैट इज 11,700 रुपया।
अब कहता है दोबारा ये सर्विस परफॉर्म करने के बाद, डाइंग करने के बाद मेरे पास वापस से भेजेगा, बेटा बेचेगा या भेजेगा? सर वापस भेजेगा। तो यहाँ पे कोई कंसिडरेशन आएगा? नहीं सर, मैंने पहले माल दिया था, भेजा थोड़ा था, बेचा थोड़ा था, भेजा था, उस पर काम किया, वापस दो। तो उसको पैसे सिर्फ काम करने के मिलेंगे, ना तो मैं दूंगा तब वो सप्लाई बनेगा, ना उससे पास से मेरे पास आएगा तब वो सप्लाई बनेगा। तो बोला गया यहाँ पे भी सप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन बोला जाता है रिटर्न कितने दिन में आना चाहिए? वैसे गड़बड़ ना कर दो, कहीं आपने जो वर्कर के पास माल भेजा और वहीं से बेच दो, और गवर्नमेंट क्या नाम हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट को आप पता ही ना लगे दो आपने कर्मकांड कर दिया है। तो बोला गया है कि हे मनुष्य, जो वर्कर के पास अगर तेरा रिवेन्यू नेचर का गुड्स है तो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए, और कैपिटल नेचर का गुड्स है तो आपके पास 3 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए जिस दिन आपने भेजा था वहां से। जी सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बेटा आता ही आता है, यहाँ से आता ही आता है। 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का कंफर्म है, यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है। एग्जामिनर पक्का पूछता है बेटा, अपने में कल भी आया था एग्जामिनर, कह रहा था यहाँ से, उसने मेरे को क्वेश्चन भी बता दिया था, क्वेश्चन नहीं बता सकता। एग्जामिनर ने मुझसे वादा ले लिया कि वादा करो नहीं बताओगे, तो हमने वादा करा है हम आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे बट कंसेप्ट बता सकते हैं, यहाँ से आएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में आएगा, 2 नंबर का आएगा, ठीक है जी सर। तो क्या बोला गया है? बोला गया है मेरे दोस्त, कहता है कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? वाह भाई वाह। बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई है, क्या बोला गया? कंपोजिट सप्लाई वो सप्लाई है जहां 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज हो, जहां 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज हो। नंबर 2, उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई हो। क्या हो बेटा? एक प्रिंसिपल सप्लाई हो। नंबर 2, रेट किसका लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा। किसका लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का लगेगा। एग्जाम्पल दे रखा है, लाइक सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो आप, उसमें पैकिंग कर रहे हो ताकि लॉस ना हो जाए, और इंश्योरेंस वगैरह कर रहे हो, ठीक है? तो प्रिंसिपल सप्लाई सेल ऑफ गुड्स है, ना कि पैकिंग और इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? सर रेट ऑफ टैक्स से गुड्स का लगेगा, बाकी चीजों का नहीं लगेगा, इन सिंपल मैनर। तो देखो कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है? कंपोजिट सप्लाई में 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई होती है, पहली कंडीशन। उनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है, दूसरी कंडीशन। सर नंबर 3 कंडीशन, रेट ऑफ टैक्स उसका लगेगा, किसका? प्रिंसिपल सप्लाई का, ठीक है? मतलब जानबूझकर नहीं बंडल किया गया, ये नेचुरली बंडल है, नेचुरली, ठीक है? आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरली है, ओरिजिनल बंडल है। अब नीचे आते हैं, कहता है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होती है? वही कंडीशन कहता है कि मिक्स सप्लाई में कहता है 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई होगी। कंपोजिट में भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन सेकंड और थर्ड कंडीशन चेंज हो जाएगी। नो प्रिंसिपल सप्लाई, वहां पर एक प्रिंसिपल सप्लाई थी, एक मुख्य सप्लाई थी, एक मेन सप्लाई थी। कहता है रेट ऑफ टैक्स का लगेगा हाईएस्ट अमंग द मिक्स, मतलब यहाँ पर 3 आइटम है, एक पे 12%, एक पे 5% और एक पे 18%। तो बोला जाता हम इसको उठाएंगे, लेकिन यही केस अगर प्रिंसिपल सप्लाई का होता और ये प्रिंसिपल सप्लाई होती, मतलब कंपोजिट का होता, कंपोजिट सप्लाई का होता और ये प्रिंसिपल होती, तो रेट ऑफ टैक्स कितना लगता? 12%। ये डिफरेंस ऊपर वाले नीचे वाले में। एग्जांपल दे रखा है, लाइक दिवाली पे हम क्या कहते हैं? स्वीट्स का बॉक्स देते हैं, ठीक है? उसमें बहुत सारी सारी मिठाइयाँ होती है, कुछ क्या नाम है, सारी मिठाइयाँ भी होती है, कुछ नमकीन बिस्किट भी होते हैं। तो कहता है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स को हम उठाएंगे और पूरे के पूरे बंडल पर लगा के फेंक देंगे। जी सर, आगे क्या रखा है? लाइक बोतल एंड रेफ्रिजरेटर, दीज कैन बी इजिली सोल्ड सेपरेटली। लाइक आप फ्रिज लेने गए और आपको बोतल दे दी, तो वो लगा वैसा हम तो फ्रिज वाला रेट ही लगा, मतलब हाईएस्ट का लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि अलग अलग सेल हो सकते थे। तो चलो आगे चलते हैं, ये नीचे आगे देखेंगे, इसको छोड़िए अभी, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, नेक्स्ट पे क्वेश्चन, ये आपके क्या नाम है, इंस्टीट्यूट ने, ये इंस्टीट्यूट ने पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, तो देखता हूं आप लोग इसको, इनका जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए कुछ क्वेश्चन है, उनका जवाब आप दे पाओगे या नहीं, कितने सक्षम हो आप। चलो मैंने अरेंज कर रखे हैं, मतलब सीक्वेंस में लगा रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कब कर सकते हो, ठीक है? आती रहेंगी क्लासेस और बीच बीच में मैं ऐसे क्वेश्चन डालता रहूंगा जो आपके एमसीक्यू मतलब आपके इंस्टीट्यूट ने पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है जीएसटी कम्स इनटू फोर्स बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओ माय गॉड, अभी पढ़ के आए हो, बताना। सर देखो, जो बिल था वो 122 था और जो एक्ट बना था 101 बना था सर एक्ट। तो यहाँ पर 101 है क्या? यस 101 है। मुझसे पहले आप करो, उसके बाद देखना आगे। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर द स्टेट अदर देन द स्पेसिफाइड स्टेट। वैसा स्पेसिफाइड स्टेट दैट इज, यहाँ पे कंपोजिशन में कौन सी थी? सर देखो पहले अंडर सेक्शन 10
उसने बोला गया था कि एक है 1.5 करोड़ की, एक है 75 लाख की। जो 75 लाख है वो तो स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट, तो उनको छोड़ के बाकी के लिए कितनी है सर? बाकी के लिए है अदर देन स्पेसिफाइड। तो अदर देन स्पेसिफाइड, ये तो स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड स्टेट, और ये कौन होगी? अदर देन स्पेसिफाइड स्टेट के लिए है 1.5 करोड़, दैट इज 1.5 करोड़ आ जाएगा बेटा। आगे चलते हैं, कहता है द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ, सर सीजीएसटी पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, फिर कुछ बचता है तो आईजीएसटी को देंगे। क्या एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी को देंगे? सर चुपचाप रहना, बोलना भी मत, ठीक है बेटा। तो कहता है कि किसके लिए? एसजीएसटी ना बाबा ना, यूटीजीएसटी ना बाबा ना, ऑल ऑफ द अबव ना बाबा ना, तो क्या बचा? हाँ बाबा हाँ, इसके दे देंगे। सीजीएसटी होता तो सीजीएसटी को भी टिक कर देते हम लोग। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और फिर क्वेश्चन से आ जाते हैं आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द टैक्स अंडर जीएसटी लेजिस्लेशन इन इंडिया इज बीइंग लेविड, कौन लेवी करवाता है? नंबर 1, एक्सक्लूसिवली बाय द यूनियन एंड स्टेट लॉज, मतलब एक्सक्लूसिवली का मतलब स्टेट गवर्नमेंट अलग से और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जीएसटी कराने से पहले बताता हूँ, यूनियन लिस्ट, ठीक है, याद आ रहा है? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, याद है जी सर? उसमें काफी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन फिर भी ये आगे चीजें आती है। आगे साइमल्टेनियसली बाय यूनियन एंड स्टेट लॉज, ओनली यूनियन एंड ओनली स्टेट लॉज। आराम से पढ़ो और बताओ। कहता है द टैक्स अंडर द जीएसटी लेजिस्लेशन इन इंडिया इज बीइंग लेविड, कौन लेवी करवाता है सर? साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों करवाते हैं, ठीक है, मतलब यूनियन भी और स्टेट भी। बात समझ आई? जी सर, एक्सक्लूसिवली नहीं, दोनों दोनों लेवी करवाते हैं सर। आगे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रेस्क्राइब अंडर जीएसटी अंडर यूटीजीएसटी एक्ट। कहता है यूटीजीएसटी में, दैट इज यूटीजीएसटी, ध्यान दो ना, आईजीएसटी पूछता तो टोटल, और यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी पूछता है तो उसका हाफ होता है, ये ध्यान रखना। तो मैं कहता हूं मैक्सिमम रेट प्रेस्क्राइब्ड, सर देखो एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18%, एक होता है 28%, और एक रेट है सर 40%, जो प्रेस्क्राइब है लेकिन उसको भी नोटिफाइड नहीं किया गया है। तो ये है आईजीएसटी के। लेकिन मैं कहा अगर ये यूटीजीएसटी और सीजीएसटी में तोड़ दें तो 20% और 20% मैक्सिमम है। तो यहाँ पर है क्या कोई? ये रहा 20%। बात समझ आई या नहीं आई? वैसे ही 40% वाला है, लेकिन इसने एक का पूछा हुआ यूटीजीएसटी का, तो यूटीजीएसटी सीजीएसटी का 20-20 है, तो दैट इज 20 आएगा बेटा। आगे चलते हैं, ये सर आगे चलिए, और आगे चलने के बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी एज बीइंग कवर्ड अंडर द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट यूटीजीएसटी 2017। कहता है इनमें से क्या यूनियन टेरिटरी है? सर देखो इसको स्टेट माना गया है, इसको स्टेट माना गया है, पुडुचेरी को स्टेट माना गया है, दिल्ली को स्टेट माना गया है, ऑल ऑफ द अबव आएगा नहीं सर, दमन एंड दीव, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है सर। आगे चलते हैं, सर कहता है हाउ लॉन्ग इज द प्रेस्क्राइब द ट्रांजिशन पीरियड अंडर द जीएसटी फॉर द कंपनसेशन एक्ट। कंपनसेशन एक्ट कितने दिन के लिए आया था सर? 5 साल के लिए आया था, 5 साल सर। आगे चलते हैं, ओ भाई साहब ये कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। कहता है गिफ्ट मेड बाय एम्प्लॉयर to an employee up to this amount in a financial year shall not treat as a supply under the GST law। कितना सर? 50,000, अप टू 50,000। तो सर ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और लो आगे आ भी गए। नंबर 1 कहता है राधे राधे, कहता है द फीचर ऑफ द कंपोजिट सप्लाई। ओ माय गॉड, यहां भी पूछ रखा है देखो, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। लो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इन लोगों को बड़ा ही प्रेम है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई से। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान ना, 50 में से 2 नंबर का या 3 नंबर का, मतलब 2 का कंफर्म है बेटा। मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में से पूछते हैं। तो वैसे बताना कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? सर कंपोजिट सप्लाई में 2 या 2 से ज्यादा होती है, 2 और मोर, प्लस कंपोजिट में एक प्रिंसिपल होती है और प्रिंसिपल का रेट लग जाता है। सर मिक्स में 2 और 2 से ज्यादा होती हैं, मिक्स में, मिक्स है ना, मिक्सअप, बहुत सारा मिक्सअप है। प्लस सर रेट कौन सा, क्या नाम है इसमें, क्या होता है सर? प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती, प्लस रेट किसका लगता है सर? हाईएस्ट। चलो अब चेक करते हैं, 2 और मोर सप्लाई, यस, दे आर नेचुरली बंडल, यस। अरे अच्छा वैसे है क्या?
आगे कहता है वन ऑफ द सप्लाईज विच विद इन द पैकेज इज आइडेंटिफाइड एज अ प्रिंसिपल सप्लाई, यस ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव कंपोजिट सप्लाई के मिक्सअप है सर, मतलब कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करते हैं सर। तो ये तीन उनका फंक्शन है। अरे मिक्स क्या होती है, दो या दो से ज्यादा होती है, जी सर टैक्सेबल सप्लाई होती है, समझ लेना ना, दो और दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई। दे आर डेलिबरेटली बंडल, मतलब जानबूझकर बनाई गई है, हाँ सर, दैट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। एंड नन ऑफ द सप्लाईज आइडेंटिफाइड एज कंपोजिट क्या नाम प्रिंसिपल सप्लाई, यस इसका भी ऑल ऑफ द अबव आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है हु आर द पर्सन कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ओ माय गॉड 24 की बात कर रहे हैं, बताना है दोस्त। अरे कैजुअल है सर, आईएसडी है सर, पर्सन रिक्वायर्ड टू टीडीएसटी से, यस सर, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप, दो क्लास में कितने क्वेश्चन कर रहे हो। आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा पूछे गए 16 क्वेश्चन का जवाब आप अभी से दे सकते हो। चलो आगे चलते हैं, कहता है द टर्म टैक्सेबल पर्सन द जीएसटी लॉ मींस, और भाई साहब टैक्सेबल पर्सन कल ही क्या था, द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और हु इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, मतलब जिसको लाइबल है रजिस्ट्रेशन लेने का, बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं, कहता है द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता, तो देखो कैन नॉट इशू, ये तो एक तो इशू नहीं कर सकता क्या टैक्स इनवॉइस, एक ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है सर, ये क्रम कार्ड नहीं कर सकता, तो क्या नहीं करता, कैन नॉट क्लेम आईटीसी, यस, कैन नॉट क्या नाम है टैक्स ऑन सप्लाई, कलेक्ट नहीं कर सकता, टैक्स ऑन सप्लाई नहीं कर सकता सर, ये अपनी पॉकेट से देगा, कैन नॉट रेज टैक्स इनवॉइस, बिल्कुल सही, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाए। चलो आगे चलते हैं, कहता है मिस्टर अभय अ ट्रेडर इन दमन एंड दीव, ध्यान है ना, एक ट्रेडर है, ट्रेडर का रेट क्या होता है 1%, ठीक है 1%, ध्यान है ना। आगे has opted a composition scheme of the taxable under the GST determine the rate of total GST payable by him, पहली बात तो 1% of taxable supply, पहली बात 1% of taxable supply, कहता है कितना, तो 1% ये पूरा IGST का होता है बेटा, अगर मैं सीजीएसटी एंड सॉरी यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे दमन है तो यहाँ पे यूटीजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी की बात करो तो 0.5% लगेगा दोनों के केस में, ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा बेटा, यूटीजीएसटी यहाँ पे, तो 0.5 सीजीएसटी एंड 0.5 यूटीजीएसटी, यस सीजीएसटी सॉरी 1%, अरे सर ये तो 2% बना दिया इन्होंने, तो 2% तो आएगा नहीं, अरे सर ये भी 2% बना दिया, तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा बी। आगे चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फीचर क्या है, नंबर 1 वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब 1 लाख है, टैक्स लगाने के बाद 18,000 देती, 18% लगने के बाद क्या वैल्यू ऐड हो रही है, हाँ वैल्यू ऐड हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है। आगे डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, हाँ बाबा हाँ डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है, ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल नहीं है। आगे टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई होगी तभी टैक्स लेगा, यस यस यस, ऑल ऑफ द अबव, यस 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 यस। चलो आगे चलते हैं, कहता है क्या कहता है, अरे भाई साहब तुम क्या कहते हो ये हमें कहते हैं नंबर 1 कहता है इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश जीएसटी मॉडल, कौन सा मॉडल है सर, देखो सिंगल मॉडल नहीं सर, एक स्टेट को हिस्सा जाएगा एक सेंटर को हिस्सा जाएगा, डुअल यस, ट्रिपल नो, नन ऑफ द अबव नो, तो हमारा क्या आएगा डबल। चलो आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं, क्या क्या रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, कंप्यूटेशन सॉरी सॉरी हाँ जी, क्या क्या रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा बताना तो जरा सर। देखो कंप्यूटेशन करने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, मैंने कहा किसी से की सर, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद एक आएगी असेसेबल वैल्यू, इस पर हम जीएसटी कंप्यूट करने वाले हैं, जीएसटी का रेट लगेगा और फिर क्या आएगा हमारे पास जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा सर। तो ऐसे ऐसे कर्मकांड करने वाले हैं हम लोग, तो चलो करते हैं। एडजस्टमेंट को मैंने याद कराने के लिए आपको बताया था, एडजस्टमेंट सी टू डॉक्टर दैट इज एस आई
TODR, C2 डॉक्टर। तो C2 डॉक्टर में सबसे पहले S आता है, दैट इज सब्सिडी। क्या क्या रखा है? सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या होती है? देखो भाई साहब, नंबर 1 सब्सिडी। सब्सिडी के दो पार्ट कर लो। देखो सब्सिडी किससे मिली है? गवर्नमेंट से मिली है या नॉन गवर्नमेंट से मिली है? नॉन गवर्नमेंट से मिली है तो डिडक्ट अलाउ नहीं है, मतलब डिडक्शन कब अलाउड है? डिडक्शन, यहाँ पे डिडक्शन अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट से मिली है तो आगे चेक करो, गवर्नमेंट से मिली है तो आगे चेक करो। क्या चेक करो? क्या ये यूनिट बेस है? क्या ये यूनिट बेस है, मतलब पर यूनिट मिली है? यस और नो। अगर यूनिट बेस नहीं है फिर डिडक्शन अलाउ नहीं है। मतलब यूनिट वाइज आपको पता है कि एक यूनिट पर हमें 10 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, 20 रुपए की मिल रही है, 40 रुपए मिल रही है, 40,000 की मिल रही है, कितने की सब्सिडी मिल रही है। अगर यूनिट बेस है, हाँ पर यूनिट आपको पता है, यस यूनिट बेस है, तो आप चेक करो क्या ये रिसिपिएंट को मिल रही है या सप्लायर को मिल रही है। अगर ये रिसिपिएंट को मिल रही है फिर डिडक्शन अलाउड नहीं है, दैट इज सप्लायर को मिल रही है तो ही अलाउड है। इन सिंपल मैनर। सर सब्सिडी कब मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी जब वो गवर्नमेंट से मिले प्लस एक सेकेंड, क्या आएगा? नंबर 1 गवर्नमेंट से मिले, नंबर 2 यूनिट लिंक हो, नंबर 3 किसको मिले? सर सप्लायर को मिले। तो ये 3 कंडीशन ध्यान रखना, तभी आपको सब्सिडी का अमाउंट डिडक्ट करना अलाउ होगा, अदरवाइज आप सब्सिडी का अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन वैल्यू में से। आगे चलते हैं। इसमें जो है सिंपल सा दे रखा है कि गवर्नमेंट से डिडक्टेबल आउट है, नॉन गवर्नमेंट से डिडक्टेबल अलाउड नहीं है, लेकिन इसको आगे मैंने इन डिटेल बता रखा है, तो सिंपल सा मैंने वो सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ बता दी है। आगे चलो, ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह हम नहीं कर रहे हैं। आगे आगे कहता है नंबर 2 C2 डॉक्टर, दैट इज यहाँ पे हम ओरिजिनल इनवॉइस था ऐसे ऐसे। हाँ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी कहता है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लगती है लाइक 2000 एंड क्या नाम है 1000, आपको कोई इंटरेस्ट एंड पेनल्टी लग जाती है। मतलब सप्लायर आदमी आपको, रिसिपिएंट आदमी आपको सेल कर रहा है, उसने सेल किया, सेल करने के बाद वो कह रहा है कि आपने भाई अगर लेट पेमेंट करी ना तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम आप पे पेनल्टी चार्ज करेंगे, तो हमें 3000 और देना पड़ रहा है। कह रहा है आप जो भी एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसके ऊपर भी हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो टैक्स लगाएंगे तो हम उसके लिए डेबिट नोट इशू कर देंगे। डेबिट नोट का मतलब क्या? कुछ रहेगा यहाँ, दैट इज हमें फर्दर इनवॉइस इशू करना है। तो 3000 का इनवॉइस कहेंगे 3000 तो ये दे और 540 वो दे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी के अंदर, यहाँ तो मैंने अलग से एग्जांपल ले लिया, आपको मान लो इंटरेस्ट के रूप में 3000 रुपया मिला, इंटरेस्ट या पेनल्टी के रूप में आपको 3000 मिला रिसिपिएंट से, तो इसके अंदर ही टैक्स होता है, इसके अंदर ही आपका अमाउंट होता है, ठीक है, किसका? सप्लायर का। दैट इज 100, अगर आपका जो आपने प्रिंसिपल सप्लाई करी है उस पर 18% था, तो मैं कहता हूँ इस पर 118% हो जाएगा। दैट इज टैक्स का रेट इसी के अंदर होता है बेटा, अलग से नहीं होता है। तो 3000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई बाई 18, तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स आएगा, इसके अंदर ही इंक्लूड है 458 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो 458 इसके अंदर टैक्स रहता है और ये रहता है, इसमें तो मैंने अलग से करा दिया, लेकिन ठीक है इन सिंपल जो भी आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी का अमाउंट मिलता है उसके अंदर ही क्या इंक्लूड होता है? जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड होता है। क्यों? क्योंकि भाई रिसिपिएंट से आप कह रहे हो इंटरेस्ट दे, और इंटर पे कहता है टैक्स भी दे, भाई साहब इंटरेस्ट दे दे वो भी बड़ी बात है, पेनल्टी दे दे वो भी बहुत बड़ी बात है। आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई साहब उस पर ब्याज भी देगा? नेवर एवर दोस्त, कभी भी नहीं देगा। आज थोड़ी सी अचानक से तबीयत खराब होगी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, और मैं पानी लाना भी भूल गया, मेरे पास पानी भी नहीं है, ठीक है। तो क्लास के बीच में जाएंगे फिर पानी पी के आएंगे। तो मैंने बोल दिया गया कि ओरिजिनल के अंदर ही होता है, हालांकि इसमें तो मैंने अलग से दिखा रखा है, बट मैंने आपको बता दिया भाई आप जो भी लोगे उसके अंदर ही इंक्लूड रहेगा, ठीक है। दैट इज उसको आपकी जो प्रिंसिपल सप्लाई थी उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो ही उसके ऊपर लग जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर। C2 डॉक्टर में S हो गया, T का क्या नाम है C, S फॉर सब्सिडी, I फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, एंड T में से T आ गया बेटा। T का मतलब क्या है? टैक्सेस। मतलब कहता है कि अगर जीएसटी के कहता है अगर जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स है उसको ऐड कर दो, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इन सिंपल मैंने लाइक आप वैल्यू ऑफ तंबाकू, तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है, ध्यान रखना बेटा, तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर पुराने टैक्सेस भी लग रहे हैं और नया टैक्स भी लग रहे हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है सर, ये एग्जाम में आता है। मैं कहा वैल्यू ऑफ तंबाकू है 1 लाख रुपया, 1 लाख है 10,000, 1 लाख रुपया, उसमें सीईडी लग गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग पे लग गया,
10,000 रुपये, मतलब 10% लगा लिया मैंने, तो 1,10,000 रुपये। अब जीएसटी लगता है इसके ऊपर 28% हाईएस्ट रेट पे, तो 28% किस पे लगेगा? फिर ये इसके ऊपर लगेगा, मतलब टैक्सेस को ऐड करने के बाद, ऑल टैक्सेस को ऐड करने के बाद एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी में जो भी टैक्स है उसको ऐड मत करो, बाकी सभी टैक्सेस को ऐड करो, और ऐड करने के बाद उस पर उसी को असेसेबल वैल्यू माना जाएगा। ये है असेसेबल वैल्यू फॉर द जीएसटी, और इस पर ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आगे का एग्जांपल और ले रखा है, इंपोर्ट जब करते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद आईजीएसटी का कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, कस्टम में भी देखोगे आप सेम एग्जांपल। तो आगे तो सी टू डॉक्टर, एस फॉर सब्सिडी, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर क्या नाम है, अभी करके आए हैं, क्या करके आए हैं सर, अदर टैक्सेस, एंड ओ फॉर सप्लायर्स ऑब्लिगेशन। सप्लायर्स का ऑब्लिगेशन क्या होता है दोस्त? देखो मैंने कहा इसी एग्जांपल को कर लेते हैं। मैंने कहा सप्लायर आदमी, इसने रिसिपिएंट आदमी मिस्टर एक्स वाई को सेल किया है, मैंने सेल किया 10 लाख रुपए का, ठीक है, एट द रेट ऑफ बिफोर डिलीवरी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह, ये इसने कहा कि वैसा इंस्पेक्शन वगैरह सारी चीजें होंगी, तो मैंने कहा थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी ने इंस्पेक्शन किया, और जो इंस्पेक्शन करेगा वो सप्लायर बोन करेगा, सप्लायर को पेमेंट करना था इंस्पेक्शन का खर्चा। लेकिन मैंने क्या किया, उसने मिस्टर वाई ने क्या किया, सप्लायर उसको पे कर दिया, किसको, थर्ड पार्टी को पे कर दिया। सर कितना पे कर दिया? सर उसने पे कर दिया है सर 50,000 प्लस जीएसटी, दैट इज 59,000, यहाँ पे उसने टोटल पे किया, तो उसका कितना हो जाएगा सर 50,000 एक और 9,000 एक, एट द रेट ऑफ इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स। अब ध्यान सुनना, ये इसको कितना पेमेंट करेंगे, ये इसको कितना पेमेंट करेंगे, अभी देखते हैं सर ये कितना पेमेंट करेंगे। देखो ये इनको पेमेंट करेंगे सर 9,50,000 प्लस जीएसटी, कितना पे करेंगे 9,50,000 प्लस जीएसटी, कितना पे करेंगे 9,50,000 प्लस जीएसटी। सिंपल मैनर में भाई देखो जितना इसने पे कर दिया ना, इसको सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, दैट इज 10 लाख प्लस जीएसटी को ऐड कर दो, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो जो इसने इसको पे किया है। तो इसने इसको कितना पे किया है सर, इसने इसको पे किया है दैट इज लाइक 59,000, तो जितना भी होगा तो इस पर टैक्स नहीं आएगा, कहता सब पर टैक्स आएगा, दैट इज सब पर, किस पे भाई, आपने मेरे को 95 लाख, सर आप ऐसा करो, आप अलग से दिखाओ, ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट है, मेरी बात को ध्यान सुनो भाई। देखो ऐसे, ये है ए, ये है बी, आपको सिंपल समझाता हूँ। मैंने कहा मैंने इसको सेल किया, ठीक है, मैंने इसको सेल किया 10,000 का एट द रेट ऑफ 18%, बात समझ आई नहीं? अब मैंने किसको कह दिया, एक सी है, मैंने इसको कह दिया बी को कि मेरे भी यहाँ पे इसको पेमेंट कर दे, इसको पेमेंट कर दे, इसने इसको पेमेंट कर दिया, बेटा एज्यूम करता हूं मैं 5,000 रुपए, कितना पेमेंट कर दिया 5,000 रुपए। तो अब ये मुझे कितना पे करेगा, फिर ये आपको पे करेगा 10,000 प्लस 18%, दैट इज 1,800, 11,800 आपको पे करना था, लेकिन ये पे करेगा सिर्फ आपको 6,800। तो इसने बोला गया भाई साहब 6,800 पर जीएसटी मत लगाना, जीएसटी लगेगा 6,800 प्लस सप्लायर का ऑब्लिगेशन। आपने इसके बिहाफ पर किसको कहा है पेमेंट करने के लिए, ठीक है, मतलब टैक्स को हटा दोगे तो एक बार टैक्स को हटा दे, ठीक है, इसको 1,800 को हटा दे, हाँ सर 1,800 को हटा दोगे तो यहाँ 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000 और फिर इस पे मतलब यहाँ पे 5,000 आ जाएगा, तो 5,000 और 5,000 दैट इज हम टैक्स पर लेंगे, हम लेंगे वैसे 10,000, तो यही वैल्यू सुनिए फाइंड आउट कर ली। बस सुनिए आई नहीं, मतलब मेरे ब्याह पे आप किसी और को पेमेंट कर रहे हो तो उसको हम ऐड करवा लेंगे। बात सुनिए आई या नहीं आई? जी सर बात समझ आ गई। मतलब आपने किसी को सेल किया, उसको सेल करने वाले बात को बोला कि तू किसी और को पेमेंट कर दे, तो भाई जब जीएसटी के लिए जो किसी और को पेमेंट कराइए प्लस वो, और प्लस जिस पर वो टैक्स दे रहा है, ये मुझ पर टैक्स के क्या बोला, ये देखो भाई अब ये बोल सकता है कि मेरे पास कितना है 5,000 आया है, तो गवर्नमेंट उस पे जीएसटी 5,000 पे ले ले, बोल नहीं 5,000 पे जीएसटी लूंगे, 5,000 तो तेरे पास आया है प्लस 5,000 तूने किसी और को दिलवाया है, तो ये हो गया 10,000, और 10,000 तेरे पे लगेगा, ये सप्लायर्स ऑब्लिगेशन है, आपने किसी और को दे दिया, तो हम जीएसटी यहाँ पर लेने वाले हैं, किसी और पर नहीं लेने वाले। और ये वैसे भी आसानी था, ऐसा नहीं है कुछ अलग है, आप खुद भी कर सकते थे बेटा इसको, तो सिंपल सा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं। कहता है डिस्काउंट, भाई साहब डिस्काउंट कई प्रकार का हो सकता है, डिस्काउंट कई प्रकार का मतलब देखो बेटा, जब आपको सेल किया गया तभी आपको डिस्काउंट मिल गया, एक पोस्ट डिस्काउंट है कि आपको बोल दिया गया कि भाई आप पूरे साल भर के दौरान अगर 1,000 यूनिट खरीद लोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 10% का। एक होता है डिस्काउंट ऑन स्पॉट, पता है या पहले पता है मिल जाएगा, तो उसको तो बोला लेस करना अलाउड है, लेकिन बाद वाला डिस्काउंट बाद में देखेंगे। तो कहता है नंबर 1 डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट बाय द वे ऑफ प्राइस को कम कर दिया गया और क्वांटिटी को ज्यादा कर दिया गया। लाइक एक टी शर्ट मतलब टी शर्ट लेने गए 1,000 की, ठीक है, 50% ऑफ आ गया, ठीक है, असेसेबल वैल्यू इतनी, तो मैंने 2 ली तो कितनी होगी, मेरी 2 शर्ट की वैल्यू होगी 1,000 रुपया, तो असेसेबल वैल्यू होगी 1,000 रुपया, इस पर टैक्स लग जाएगा। क्वांटिटी बढ़ा दिया, कहता बाय 1 गेट 1 फ्री, 1,000 में 2 मिल रही है, कितनी मिल रही है 1,000 में 2 मिल रही है, तो क्या दिक्कत वाली बात है सर, 1,000 में 2 ले लेंगे, असेसेबल वैल्यू क्या आ जाएगी सर 1,000,
आगे सर, टाइम ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर प्री और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमें पता है, लाइक वैल्यू ऑफ इनवॉइस 10,000, 10,000 इनवॉइस करते ही भाई साहब बोला कि आपको डिस्काउंट मिला है सर 500 रुपए का, तो एसेसिबल वैल्यू क्या होगी 9500, तो जीएसटी किससे लग जाएगा, यहाँ पर हमारा जीएसटी लग जाएगा सर। आगे पोस्ट सप्लाई, दैट इज कंडीशन दे दिया हमें कि आप इतने रुपए की 1 लाख की खरीद करो, या फिर आप 10,000 यूनिट बाय करो, कोई भी कंडीशन लगा सकता है, या फिर 3 से 4 बार आप हमारे पास आओ और हमसे माल खरीद के जाओ, कोई भी कंडीशन हो सकती है बेटा। तो मैंने कहा देखो सिंपल शब्दों में, इनवॉइस किया बेटा, इनवॉइस किया नवंबर में, वैल्यू थी 10 लाख की, जीएसटी लग गया कितना 180, 18% लगा रखा है। 20 दिसंबर को तो उसने जीएसटी की पेमेंट कर दी होगी, अगले महीने उसने जीएसटी की पेमेंट कर दी होगी। क्या सर किसने पेमेंट कर दी होगी, भाई सब सिंपल सप्लायर ने पे कर दी होगी। नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट अवेल हो गया किसी भी कारणवश, मतलब कंडीशन फुलफिल और डिस्काउंट मिल गया पार्टी को, रिसिपेंट पार्टी को हम डिस्काउंट देने वाले हैं। तो डिस्काउंट में हम कंडीशन थी कि 5% डिस्काउंट दे देंगे, तो उसको 5% डिस्काउंट मिला। तो भाई साहब 10 लाख पे 5% डिस्काउंट, 10 लाख पे 5% डिस्काउंट तो कितना हो गया सर 50,000 हो गया। तो 50,000 का हमें डिस्काउंट देना है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। क्रेडिट नोट से क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट नोट से ये हो जाएगा सप्लायर की क्या गिर जाएगी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गिर जाएगी, हमने सीखा अभी, और रेसिपिएंट की आईटीसी गिर जाएगी। यहाँ पे तो रेसिपिएंट कंज्यूमर है, इसको तो कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब इन सिंपल मैंने हम क्रेडिट नोट देंगे। हालांकि अगर वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी आईटीसी कम कर देगा। तो वैल्यू 50,000, 9,000, तो हम क्या करेंगे, दैट ये जीएसटी R1 में आएगा हमारा, जाएगा क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट ये सारे सारे, ठीक है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट इज अ पार्ट ऑफ द इनवॉइस, ये इनवॉइस का ही पार्ट होते हैं, अलग से सेपरेट नहीं होते। किसका पार्ट है, ये उसी इनवॉइस का पार्ट है। ये बोला जाता है कि भाई साहब आप 50,000 से अब क्या हो जाएगी सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, किसकी सर, सप्लायर आदमी की। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। यस सर, पहले हमने ज्यादा की सेल मान रखी थी, दैट इज सिंपल, सिंपल मैंने एक तरह से सेल्स रेट है बेटा, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने उसको 10 लाख का दिया था, 5% डिस्काउंट आ गया, तो मतलब 5% डिस्काउंट दिया, तो एक तरह से ये लगाओ कि रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया तो क्रेडिट नोट ही जाता है, ठीक है। ओके सर, आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें ड्यूरिंग द क्लासेस पे हम बहुत डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं, रिलेटेड ओब्लिक इंसिडेंटल चार्जेस, लाइक किसी भी तरह का आपको भी पैकिंग वगैरह मिल रही है तो बोला गया उनको भी इंक्लूड करेंगे। कहता सप्लाई ऑफ गुड्स किया 1,000 का, पैकिंग चार्ज लगाए 1,000 के, एसोसिएट एंड रिलेटेड चार्जेस कोई और चार्जेस, मतलब उस पर स्टिकर वगैरह लगाया, कुछ भी लगाया, 500 रुपए की हो गई। तो कहता है भाई साहब सारी सारी चीजों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई इसी को एक्सेसिबल वैल्यू माना जाएगा और इसी पर हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है, आगे कहते हैं एक छोटी सी बात और बता रखी है कि आरसीएम का कंसेप्ट क्यों आया सर, ये आरसीएम कब आएगा, हम छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा कि एनसीएम एंड एफसीएम होता है या फिर आरसीएम होता है। आरसीएम का होता है सर, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स। हमने देखा है कि कहाँ का रिसिपिएंट पे करता है, लेकिन कंप्लीट कब आएगा, आएगा हल्का हल्का लेके जाना, फिर आपको कंप्लीट कराऊंगा। कहता है वाई आरसीएम, कहता है हमें भाई साहब सप्लायर पर भरोसा नहीं है, हम सप्लायर से प्रेम नहीं, हमारा प्रेम किससे है सर, हमारा प्रेम है रिसिपिएंट से, तो हम रिसिपिएंट से मांगेंगे टैक्स, सप्लायर से नहीं मांगेंगे, ठीक है। रिसिपिएंट क्या करेगा सर, आईटी पे करेगा टैक्स को अंडर आरसीएम, चाहे वो कंपोजिट डीलर हो, कंपोजिशन स्कीम वाला हो, चाहे रेगुलर स्कीम वाला हो, उसी रेट से पे करेगा जो रेट है, ठीक है। क्या इसके लिए वो आईटीसी का यूज कर सकता है, नहीं सर, आईटीसी तो सर यूज ओनली फॉर द टैक्स लायबिलिटी होती है। तो क्या करेगा सर, इसको पे करेगा, और पे करने के बाद इसको क्या मिल जाएगी आईटीसी मिल जाएगी सर, ठीक है जी सर। मैंने कहा इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो या गुड्स कर रहे हो तो सप्लायर पे कोई कंट्रोल नहीं है, भाई साहब विदेश में बैठा हुआ हम रिसिपिएंट से ले लेंगे। गवर्नमेंट हैज नो ट्रस्ट ऑन सप्लायर, जब सप्लायर पर ट्रस्ट नहीं होता, लाइक एडवोकेट वगैरह, एडवोकेट से आप सर्विस वगैरह ले रहे हो तो एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट एडवोकेट से गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई साहब एडवोकेट भाई आप मत दो, आप जो बिजनेस यूनिट है जो भी है जिससे आप सर्विस दे रहे हो तो रिसिपिएंट से हम टैक्स लेने वाले हैं। सप्लायर बिलोंग टू द अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, मतलब सिंपल शब्दों में बात क्या रखा है, जो सप्लायर है अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो भाई साहब अनरजिस्टर्ड से कहां ले सकते हो आप, रजिस्टर्ड की गुद्दी पकड़ो ना, रजिस्टर्ड से टैक्स मांगो ना, ठीक है जी सर। आया समझ में जी सर, हमें समझ में आ गया, एक सेकंड लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूँ। आ गई, हम आ गई ठीक है। रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज जो मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है जी सर। नेक्स्ट पेज, टाइम ऑफ सप्लाई, एक बार इसको भी हम छोड़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई से पहले मैं इनवॉइस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इनवॉइस कब इशू किया जाता है, कैसे इशू किया जाता है, क्यों इशू किया जाता है, पहले ये चीज सीखेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे हम लोग आगे कुछ रिफंड की बात करते हैं।
सर रिफंड की बात करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, चलो देख लेते हैं। कहता है नंबर वन फिर क्या कहता है, रिफंड के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से रीजन हैं जिसके कारण रिफंड आता है। सर नंबर वन, आउटवर्ड सप्लाई लेवी टू लोअर टैक्स। सर ये क्या सिस्टम है, मैंने कहा ये सप्लायर आदमी है, ठीक है, यहां से इसने लिया, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स लग रहा है 18%, बाद में इसने मैन्युफैक्चरिंग किया, कुछ और किया, इसकी कंडीशन बदल दी और यहाँ पे लग गया 12%। तो मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 12% से आ रही है। और एक सेकंड होना दोस्त, जी ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, मेरा हर बार क्या होगा, आईटीसी ज्यादा रहेगा और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होगा सर, कम रहेगा। तो यहाँ पर मेरा रिफंड आएगा, सर रिफंड मैं क्लेम कर लूंगा। ठीक है, जब आउटवर्ड सप्लाई जो है जीरो रेटेड से आए सारी सारी, लेकिन हम सारी सारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर एसईजेड को दे रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर आईटीसी तो आ रही है लेकिन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, यहाँ पर रिफंड क्लेम हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज लोअर देन द आईटीसी। ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज लोअर देन द आईटीसी, वही ऊपर वाली बात करके और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिंपल मैनर में जब जब मेरी रिफंड आएगा तो मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा। ठीक है, तो रिफंड आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिफंड क्लेम कर लेंगे। ये सारे सारे फॉर्म वगैरह बता रखे हैं, कब कब क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, ये हमने वैसे नॉर्मली डिस्कस कर रखे हैं, आप एक बार इनको देख लेना। ठीक है, जीएसटी R1 R2 3 और 3B ये क्या होती है। ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम 5 करोड़ तक मिलती है, सारी सारी चीजें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहता है रजिस्ट्रेशन, अरे भाई साहब कैसी कैसी बातें आ रही है, रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है। ठीक है, चलो एक बार रजिस्ट्रेशन की बात हम खुद कर लेते हैं। मैंने कहा नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कब लेना है। सर देखो, हम अनरजिस्टर्ड व्यक्ति थे, यहाँ हम अनरजिस्टर्ड व्यक्ति थे और यहाँ चल रहे थे, हरियाणा के आदमी है, गुड्स भी दे रहे हैं प्लस सर्विस भी दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पे 20 लाख क्रॉस हो गया, क्यों, गुड्स एंड सर्विस दे रहे हो तो 20 लाख देखी जाएगी, ओनली गुड्स देख रहे हो तो आपको 40 लाख लिमिट दे दी जाएगी, क्रॉस हो गई है। तो यहाँ क्रॉस होने के बाद आपके पास 30 दिन है, यहाँ पे 30 डेज है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, एप्लीकेशन डालने के बाद आपको कहीं ना कहीं आरसी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये आरसी इफेक्टिव यहीं से होगी बेटा। तो मतलब जब आपको आरसी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको आप यू आर अब नाउ आप क्या, आपके पास क्या राइट है सर, आप टैक्स इनवॉइस दे सकते हो, आप आईटीसी वगैरह ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। तो बोला जाता है जो ये पीरियड है ना, ये वाला पीरियड है जो ये यहाँ पे लाइबल हो गए थे, तो यहाँ तक कहता है कि यहाँ तक आप क्या कर दो, रिवाइज इनवॉइस दे दो, रिवाइज इनवॉइस दे दो, इनवॉइस को फिर बदल करके आप रिवाइज इनवॉइस दे दो। क्यों, क्योंकि आप तो यहीं से लाइबल हो गए थे, तो आपको आईटीसी लेनी है ना, तो आप कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप रिवाइज इनवॉइस दे दो। तो रिवाइज इनवॉइस हम दे सकते हैं कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। कहता है यहाँ का रिवाइज इनवॉइस देना है तो यहाँ से 30 डेज के अंदर ही दे सकते हो, जब आपको आरसी मिली है। ये सारी बातें करता है। लेकिन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनके पास क्या है, इनको तो 5 डेज एडवांस में लेना पड़ेगा। ऐसा ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा, अभी गए थे, कल ही किया था को 5 डेज एडवांस में सर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और 5 डेज एडवांस में टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी सर। और इनको क्या कोई लिमिट मिलती है ना सर, इनको लिमिट ही नहीं मिलती। आई क्या रखा है, वो रजिस्ट्रेशन कौन लेगा सर, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन 24 वाले लेंगे, लाइक इंटर स्टेट कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल कर रहे हो, ठीक है, वो वाली चीजें। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है या फिर अंडर आरसीएम है, ईटीसी, तो इनको तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। लेकिन कहता है एग्रीगेट टर्नओवर, दैट इज जो भी सेक्शन 23 वाला है, सिंपल सेक्शन 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 मैंडेटरी है, ये नो रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 सर जब लिमिट क्रॉस हो जाती है 10 लाख की और 20 लाख की, ये उनकी बात करता है। ये सेक्शन याद करने, देखिए रजिस्ट्रेशन का हो गया और मैंने कंपोजिशन का बताया, ये कुछ सेक्शन है जो आपको याद ही होने चाहिए। मैंने कहा देखो भाई साहब, यहाँ पे रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन हो गया 1 जुलाई 2022 को, तो कहता है भाई साहब आप 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर दो, विद एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, एप्लीकेशन डाल दी है, आपको आरसी मिल गई है, आरसी मिलने के बाद आप रिवाइज इनवॉइस दे सकते हो 1 महीने के अंदर। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ आरसी, आरसी मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो। कहता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेजिडेंट को 5 दिन पहले लेना पड़ेगा। भाई साहब इनको कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इनको ये बोल दे, क्या बोल दे कि भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 30 दिन बाद ले लेना, ना ना 30 दिन में तो झोला झंडी उठा के भाग जाएंगे। आगे
कहता है हाउ, कैसे लेना पड़ेगा सर, पोर्टल पे जाओ और जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना ले लो। एक ई इनवॉइसिंग, यहाँ पे पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखना। यहाँ बोला गया ई इनवॉइसिंग, एक नई चीज आई है ई इनवॉइसिंग। आपको इनवॉइसिंग भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी? अगर आपकी टर्नओवर कितने से ज्यादा है, 20 करोड़ से ज्यादा है, आपको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। ध्यान रखना 20 करोड़ से ज्यादा है। और ये एप्लीकेबल कब होगा? जब B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हो, B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपकी 20 लाख की है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हो 20 लाख, सॉरी 20 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो, B2B कर रहे हो 20 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है अभी वाले बच्चों के लिए, हालांकि मेरा मन तो नहीं है अगले वाले बच्चों के लिए बता दूं। तो ये जो है लिमिट, ये है अभी जो भी बच्चा नवंबर दिसंबर में, हालांकि आपके तो दिसंबर में एग्जाम बेटा, दिसंबर में जो भी एग्जाम लिखेगा 22 के लिए ये लिमिट है। लेकिन अगर आप जून में चले जाते हो, मई या जून में 23 में चले जाते हो, तो ये लिमिट चेंज हो जाती है और ये लिमिट हो जाती है 10 करोड़, ठीक है। इसको और छोटा कर दिया गया है, ये मैंने वैसे बता दिया कि बाद वाला बच्चा कोई देखे तो उसको कंफर्म रहे। मतलब नवंबर वाला दिसंबर वाला बच्चा भी ध्यान रखिए, अभी इसकी लिमिट है 20 करोड़। तो अभी हम इसको ऐसा करते हैं, मैं इसको हटा ही देता हूं। अभी आप सारे बच्चे ऊपर वाले हो तो आपको ध्यान रखना है आपकी लिमिट कितनी है। सर हमारी लिमिट है 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा। अगर B2B हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ई इनवॉइसिंग का। जी सर, इसमें पेनल्टी की बात कर रखा है, क्या पेनल्टी, फिक्स पेनल्टी दे रखी है। एक तो कहता है फिक्स पेनल्टी है 10,000 एवरी इनवॉइस। अगर आपने इनवॉइस में गड़बड़ कर दिया, आपने ठीक ठाक इनवॉइस नहीं दिया, तो हर इनवॉइस का आपको कितना लगेगा? 10,000 रुपया लगेगा। लेकिन इनएक्यूरेट इनवॉइस दिया, इनवॉइस नहीं दिया, 2,000 इनएक्यूरेट दिया भाई साहब, तो दिक्कत वाली बात है। 25,000 एवरी इनवॉइस, गलत इनवॉइस दे दिया तो 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी हर इनवॉइस पे। आगे रखा आईटीसी यूटिलाइज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आईटीसी यूटिलाइज किसके लिए? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए ही यूज होगा, नॉट फॉर एनी इंटरेस्ट पेनल्टी आरसीएम के लिए। अरे भाई साहब हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि आईटीसी का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? सर आईटीसी का यूज ओनली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए होगा, बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं होने वाला। जय जय श्री राधे। तो चलो आगे क्या कह रखा है, आगे कुछ बताता है, क्या बताता है? कहता है देखो दोस्त, आपने रिफंड मार दिया, आपने बोला कि मुझे रिफंड दे दो मेरी आईटीसी, और रिफंड के लिए ये गवर्नमेंट ऑफिस है, ये एप्लीकेंट है, आपने एप्लीकेशन डाली, रिफंड एप्लीकेशन डाली 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। देखेंगे हम ये रेलिवेंट डेट क्या होती है, अभी यार चलो 2 ईयर फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, 2 ईयर्स को याद रखो, ठीक है। अगर आपने 2 साल के अंदर, मतलब रेलिवेंट डेट से 2 साल के अंदर आपने एप्लीकेशन डाल दी कि मेरे को रिफंड दे दो, तो रिफंड आपका 60 दिन में आ जाएगा। 60 दिन में नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लगभग एफडी के बराबर का ब्याज मिल जाएगा। कितना? 61वें दिन से, 61वें दिन से, पहले दिन से नहीं, 61वें दिन से आपको ब्याज मिलेगा। कितना? 6% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देंगे कौन? जीएसटी वाले, गवर्नमेंट देंगे आपको। अब आगे कहता है भाई साहब पंचायत की बात करते हैं, कहता है जीएसटी पंचायत। क्या कहता है? जीएसटी पंचायत। तो जीएसटी पंचायत में कौन होता है? सर पंचायत में एक सरपंच होता है ना। हाँ सर, पंचायत में एक सरपंच होता है, वैसे आपको बताया था। अभी हमारे यहाँ तो सरपंच के चुनाव हुए हैं, और सरपंच के चुनाव होते हैं, गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, और क्या नाम है, शहरों में लाइक आपको पता होगा एमसी वगैरह होते हैं, पार्षद वगैरह होते हैं, सारी चीज होती है। तो हमारे यहाँ अभी क्या नाम है, इस साइड हरियाणा में भी ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, कभी कहीं चल रहे, कहीं कहीं चल रहे, तो मेरे को उसकी याद आ गई इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये पंचायत क्या होता है? देखो बेटा, ये पंचायत जो है ना, ये पंचायत है, जो ये पंचायत है, उस पंचायत को हेड कौन करता है? सर निर्मला ताई जी, दैट इज निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो इसमें एक कौन होती है? निर्मला ताई जी। क्या होती है सर? ये निर्मला ताई जी इनको हेड करती है, दैट इज चेयरपर्सन, दैट इज चेयरमैन कौन होता है? सर ये ताई जी होती है। और बाकी 31 मेंबर, दैट इज 31 स्टेट है ना जीएसटी की दुनिया में, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जी सर, ये भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। और बाकी 31 ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इनके पास आता है, इनके पास कोई प्रपोजल जाता है, ये प्रपोजल को पास करते हैं, तब जाके कोई प्रपोजल पास होता है। कैसे पास होता है अभी देखते हैं। सबसे पहली बात जो भी होती है जीएसटी काउंसिल, क्या बोला बेटा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल कहां डिफाइन की गई है? ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, याद रखो या नहीं रखोगे? जी सर। दोनों जीएसटी पंचायत का नाम कहां पर है? सर आर्टिकल 279 कैपिटल ए में पंचायत की बात करती है। और बोला जाता है कि अकेले एफएम हमारी जो निर्मला जी के पास कितनी वोटिंग पावर है? 1/3, टोटल का 1/3 इनके पास है, और टोटल का 2/3 इनके पास है, दैट इज 31 स्टेट के पास कितनी पावर है? सर 2/3। और अकेली निर्मला ताई जी के पास कितनी पावर है? सर 1/3, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। कहता है जीएसटी काउंसिल प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल रखा जाएगा तो मिनिमम वोटिंग 75% होनी चाहिए फेवर में, तभी वो पास होगा।
तभी वो पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा, इन सिंपल मैनर। तो मैं कह सकता हूँ निर्मला ताई जी के पास लगभग 33% पावर है और इनके पास 67% पावर है अप्रोक्स। हाँ, तो मैं कहता हूँ किसी भी प्रपोजल को पास करवाने के लिए हमें हमारी निर्मला ताई जी, हमारे FM ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कंसेंट तो लेना ही लेना होगा। इन्होंने मना कर दिया तो पास ही नहीं होना भाई, 75% बोला गया, एटलीस्ट 75 या उससे ज्यादा हो। तो कहता है काउंसिल को हेडेड या फिर चेयर कौन करता है? सर FM ऑफ इंडिया, दैट इज हमारे अभी अभी रिसेंटली में निर्मला जी कर रही है, ठीक है जी सर। आगे, वेदर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द प्रपोजल, नो भाई साहब, उसके पास तो ओनली 33.33 ही तो है, 100 का 1/3 दैट इज 33.33 ही तो है, क्या अकेली पास नहीं कर सकती? क्या ओनली स्टेट गवर्नमेंट पास कर सकती है? नहीं सर, उसके पास भी 66.67 ही है। मैंने कहा मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है? सर देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, आईजी पक्ष में होनी चाहिए, दूसरा कम से कम 20 स्टेट पक्ष में होनी चाहिए, तब जाके 76.34% बनते हैं और प्रपोजल पास हो जाएगा। दैट इज एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस दैट इज FM ऑफ इंडिया प्लस कितने 20 स्टेट जब एग्री होंगे तब जाके बात बनेगी, तो उसके बाद कोई बात नहीं बनती है, अदरवाइज कोई बात नहीं बनती है। समझ में आया? जी सर समझ में आ गया, जी सर समझ में आ गया है। तो चलो आगे चलते हैं, आपको समझ में आना चाहिए है? हाँ सर। तो इसमें क्या है दोस्त, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। कहता है डेथ ऑफ बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तब क्या होगा? धंधा चल रहा था, धंधा चलते चलते भाई साहब बिजनेसमैन बेचारा लुढ़क गया। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 कहता है धंधा करते करते बिजनेसमैन लुढ़क गया तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? बिजनेस को आप क्लोज कर रहे हो, नंबर 1, केस नंबर 1, बिजनेस को क्या आप क्लोज कर रहे हो? कहते हैं जो भी आपका गुड्स होगा लाइक मूवेबल होगा, पेंसिल ले लेते हैं। कहता है अगर आप क्लोज कर रहे हो, आप क्लोज कर रहे हो तो गुड्स जो भी होगा मूवेबल होगा, ठीक है, ऑब्लिक मूवेबल होगा, तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स सप्लाई, अच्छा जितना भी होगा वो गुड्स होगा, मतलब गुड्स होगा या फिर परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स हो जाएगा। क्यों? कि भाई साहब चलता चलता बिजनेस आप बंद कर रहे हो, तो ऑप्शन आईटीसी वगैरह ले रखी होगी, तो कहता है इसको क्या बोलेंगे हम? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट बोलेंगे और सप्लाई में इसको फुल करवा देंगे सिंपल शब्दों में। कहता है कि जो भी आपके पास गुड्स होगा, तो गुड्स तो है, अब देखिए सप्लाई है या नहीं है। सप्लाई के लिए भाई साहब बोला था कंसिडरेशन होना चाहिए, भाई साहब तो बिजनेस बंद कर रहा, कंसिडरेशन तो हो नहीं रहा, लेकिन आपने क्या था सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। कहता है कि अगर आप अपने क्या कर रहे हो, आप बिजनेस को बंद कर रहे हो और अपने घर के लिए ले रहे हो या कुछ और कर रहे हो, दैट इज इन सिंपल मैनर बिजनेस को बंद कर रहे हो तो उसको परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट बोलेंगे और सप्लाई की कैटेगरी में उसको फॉल करा देंगे, तो ये सप्लाई भी हो जाएगा। अब देखा जाएगा इंट्रा या इंट्रा, इंट्रा हो जाएगा बेटा, ठीक है। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा बेटा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज लीगल हेयर, जो भी उसका उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो उसके लिए वो टैक्सेबल पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। जीएसटी कितना देंगे सर? जितनी वैल्यू ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू है और जो रेट ऑफ टैक्स है, या फिर जितना उसको आईटीसी रिवर्स करना है, उसने आईटीसी ले रखा होगा तो देखने उसका आईटीसी ज्यादा है या ओपन मार्केट वैल्यू जो भी हायर रहेगा उतना उससे टैक्स ले लेंगे, वो खुद देगा, एनसीएम के तहत वो टैक्स देगा बेटा, ठीक है। ओल्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा कब? जब आप पेमेंट कर दोगे सारी ड्यूज को, ठीक है। और अगर नया आरसी लेना है तो नया आरसी ले लेना, मतलब कोई और चलाना चाहता है तो उसको पहले बंद करो फिर नया आरसी लो, बस में यही नहीं है जी सर। अगर आप क्लोज करते हो तो ये ट्रीटमेंट रहने वाला है। दूसरा नंबर 2 कहता है कि नहीं वैसा क्लोज नहीं, हम तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू में पहला कहता है कि नंबर 1 बिजनेस इज कंटिन्यूड, क्या कहता है? बिजनेस कंटिन्यूड बाय अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेम एज ए, मतलब यहाँ पे ए वाला ही रहने वाला है। देखते हैं ए में क्या रहेगा। नंबर 1 क्या कर रखा है? चाहे आप चाहे बिजनेस को सोल्ड कर लो और चाहे बिजनेस कंटिन्यू कर ले, कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दोनों के केस में एक ही ट्रीटमेंट रहने वाला है। वो क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है देखते हैं। चाहे 5 करोड़ का आप सेल कर दो किसी दूसरे व्यक्ति को, या फिर आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर करेंगे तब नॉर्मली यहाँ से किसी भी तरह कोई आपसे कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है। आगे चलते हैं, कहता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी दोनों चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी मिस्टर वाई को जो नया है, और अदरवाइज क्या हो जाएगी सर? कंटिन्यू करा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी के नाम से चला लेगा, या फिर उसको बंद कर देगा, खुद के नाम पे क्या ले लेगा? एक आरसी ले लेगा, क्योंकि पुराना जो मर गया है उसके नाम से आरसी कैंसिल कर देंगे और वो लीगल हेयर खुद के नाम से ले लेगा, तो उसको सारी ट्रांसफर कर दी जाएंगी, ठीक है। कहता है यहाँ पे क्या कर रहा है? बिजनेस सेल हो रहा है, मूवेबल है चीजें तो गुड्स आ जाएंगी, एनीथिंग अदर देन गुड्स वो सर्विसेज आ जाएंगी। जो मूवेबल आइटम है वो गुड्स हो जाएंगी, अदरवाइज सारी चीज क्या हो जाएंगी? सर्विस हो जाएंगी। कहता है आप सप्लाई होगी, यस सप्लाई तो होगी, जा रहा है, कंसिडरेशन भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहता है इंट्रा
देख लेंगे। लेकिन बोला गया है अगर चलता बिजनेस अगर आप बेच रहे हो, ध्यान सुना, चलता बिजनेस अगर आप बेच रहे हो तो उसको एग्जाम कर देंगे। क्यों भाई साहब, गवर्नमेंट को क्या करना है, चलता बिजनेस बेच दिया, अब वो आगे सेल करेगा वहां से आपको टैक्स लायबिलिटी आएगी और आईटीसी को एडजस्ट कर लेंगे। तो बोला जाता है कि अगर आप बंद तो कर रहे हो बिजनेस को, चलते बिजनेस को बंद कर रहे हो तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट कर देंगे और आपसे जीएसटी ले लेंगे। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो चलते हुए बिजनेस को, या फिर आप लीगल हायर को ट्रांसफर कर रहे हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर कर रहे हो, तो अब बोला जाता है कि आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, उसको हम जीएसटी की दुनिया से बाहर फेंक के मारेंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। बात समझ में आई है नहीं है? जी सर, बात समझ में आ गई है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी सर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बताया था मैंने रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैसे क्या होगा। अरे चलो एक छोटी सी बात और आ गई, हालांकि आपने ये भी कर रखा है, इसके साथ ही था, हमने उस समय पढ़ा नहीं, पढ़ते इसको, लेकिन चलो हम अलग से पढ़ लेते हैं। कहता है इंपॉर्टेंट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट एंजॉय बोथ द स्कीम, पता है सर। जीएसटी जो है पैन बेस पे होता है, टेक रेगुलर और एंटायर कह रहा है तो रेगुलर ही लो, या आप सब जगह रेगुलर लो या सब जगह कंपोजिशन लो, सर पता है हमें। रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, ओन पॉकेट से देगा, यही पता है सर, 1%, 1%, 5% रेस्टोरेंट वालों के लिए, ये ट्रेडर, टैक्सेबल सप्लाई, मैन्युफैक्चर एंड रेस्टोरेंट ऑल सप्लाईज दैट इज टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड। आगे क्या रखा है, एक हमारी 6% वाली भी है, 6% में क्या कर सकता है, या तो ओनली सर्विसेज या फिर सर्विसेज प्लस गुड्स, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। 50 लाख है कर सकते हो, 6% टैक्स रेट लग जाएगा, कंपोजिशन वाले के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो क्या नाम है, जो 75 लाख 1.5 करोड़ या 75 लाख है, वहां पर आपको 10% ऑफ स्टेट और 5 लाख वहां तक की सर्विस आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। और रेस्टोरेंट वाले तो भाई साहब फुल्ली अलाउड है, तो देते ही सर्विस है, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या इशू करता है, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। आगे एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल को आप देखोगे, इस एग्जांपल के ऊपर आप देखोगे, हाँ सर हम देखेंगे, तो लो मैं आपको एक बार 2 मिनट का ब्रेक भी देता हूँ और ये एग्जांपल करने को भी देता हूँ, हालांकि इवन एग्जांपल करने के लिए मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से करो आप। जल्दी से करो। राधे राधे, आई होप हो गया होगा। हाँ जी दोस्त, हो गया। क्या कहता है सर, कहता है वैल्यू ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, कहता है वैल्यू ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज 130 130 130 लाख। कहता है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 30 30 30, अदर सर्विसेज लाइक रेंट रेंट रेंट, ये क्या रखा है, आया क्या रखा है, इसको तो भाई इग्नोर मारना है। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट कंपोजिशन स्कीम में है तो इग्नोर मारना, 40 लाख वाली स्कीम में भी है तो इग्नोर मारना है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो कहेंगे, सोचेंगे कि है ही नहीं, तो हम करेंगे 130 और 10 140, 130 और 45 15 145, 130 और 155। कहता है टर्नओवर आप कोई अदर सर्विस कितनी दे सकते हो, सर अदर सर्विस कितने दे सकते हो, इसका 10%, तो 10% ये 10% ये 10% ये, हायर लिमिट ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो सर, 14 लाख, 14.5 लाख और क्या नाम है 15,50,000। तो यहाँ पर आप ले सकते हो, यहाँ पर आप नहीं ले सकते, हाँ सर 15 लाख ले रहे हो, यहाँ भी नहीं ले सकते, यहाँ भी नहीं ले सकते भाई साहब, एक जगह भी ना हो जाती है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो एनी, ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते, तो यहाँ भी नहीं ले सकते, यहाँ भी तो ओवरऑल ले सकते हैं नहीं सर,
हर जगह लेनी होती है, ओवरऑल कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, रेगुलर में आना पड़ेगा। आगे रखा है इन एनी इनवर्ड सप्लाई, आरसीएम फॉल कर रहा है कंपोजिशन के लिए तो वो किसके हिसाब से टैक्स देगा सर, आरसीएम के एनसीएम के हिसाब से देगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। कल हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं, ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और हमने एग्जाम्पल भी लिया था और खुद करके देखा था। बेटा याद आ रहा है आप लोगों को? जी सर याद आ रहा है। आगे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन, बेसिक प्रोविजन, एक सेकंड, ई वे बिल आज ही करेंगे, आज ही करेंगे ई वे बिल। हम ऐसा करते हैं आज के लिए सिर्फ हम एक बार ये पेज और कर लेते हैं, बाकी हम बाकी चीजें बाद में करने वाले हैं, ठीक है? यस सर, एक ही कंपोजिशन वाला कर लेते हैं, एक नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, आसान है। कहता है बता रखा है इसने, क्या बता रखा है, क्या रखा है देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, अगर आप अप टू 10 लाख है तो आपकी मर्जी, आप लेना चाहो या ना लो, रजिस्ट्रेशन आपकी मर्जी है। लेकिन कहता है 10 लाख से 75 लाख है 1.5 करोड़, जहां तक मतलब लिमिट भी है, तो आप रजिस्टर रेगुलर भी ले सकते हो, कंपोजिशन भी ले सकते हो। लेकिन अब 75 लाख और 1.5 करोड़ है तो आपको रेगुलर स्कीम में ही आना पड़ेगा, ठीक है? कहता है एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, क्या नाम है, सर्विस प्रोवाइडर 10 लाख से लेके नाम 10 लाख और 20 लाख से 50 लाख तक आप रेगुलर स्कीम में भी जा सकते हो, कंपोजिशन में भी जा सकते हो। लेकिन ओनली सर्विस में एंगेज हो या फिर सर्विस के साथ थोड़ा बहुत गुड्स है तो आप किस में जाओगे, आपको रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कंपोजिशन स्कीम किस किस लोगों के लिए है? सबसे पहले इंट्रा करनी पड़ेगी, चाहे आप गुड्स कर रहे हो, गुड्स के साथ थोड़ी थोड़ी सर्विस, या गुड्स के साथ ओनली सर्विस कर रहे हो, या सर्विस और गुड्स दोनों कर रहे हो, सिंपल शब्दों में, ठीक है? लाइक आप क्या कर रहे हो सर, ओनली गुड्स में हो तो 75 लाख की और 1.5 करोड़ की मिल जाएगी, और साथ में इसको 10% वाली और 5 लाख वो भी मिल जाएगा। 50 लाख तक आप सर्विस भी दे सकते हो या सर्विस के साथ थोड़ा बहुत गुड्स भी दे सकते हो, मतलब गुड्स और सर्विस दोनों का मिक्सअप भी दे सकते हो, ठीक है जी सर। आगे करते हैं, एक बात बोल रखी है, क्या बोल रखी है, कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन with a period of 1 month from the issue of the RC can issue the revised invoice। सर अभी पढ़ के है, कहता सीरियल नंबर नॉट मैंडेटरी, याद है 16 डिजिट का, जी सर। आईएसडी और बैंकिंग, आईएसडी बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस आर नॉट अलाउड मैंडेटरी टू मेंशन। कहता है भाई साहब आईएसडी को तो की मर्जी है, आप दो या ना दो, मतलब आईएसडी को तो जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ना तो आईएसडी को, ना ही बैंकिंग को, एनबीएफसी को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और इंश्योरेंस कंपनी को, इनकी मर्जी है भाई साहब, मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी सबको क्या सेल नंबर लिखना जरूरी है बिल के ऊपर? ये सर टैक्स इनवॉइस के ऊपर बिल लिखना जरूरी है। मैंने कहा बिल ऑफ सप्लाई, सर बिल ऑफ सप्लाई पर भी तो सेम सेक्शन 46 अप्लाई होता है, तो उसको भी क्या नाम है, क्या करना पड़ेगा सर, सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो चाहे वो बिल ऑफ सप्लाई हो। नेक्स्ट क्या बात करता है सर, ये बात करता है देखो बेसिक प्रोविजन, वही बात करता है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख लो। कहता है अगर आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या एलएलपी हो, दैट इज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो, एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो। कहता है अगर आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हो तो कॉमन से भाई साहब रजिस्टर्ड व्यक्ति बड़ा आदमी, तो आप आरसीएम लग जाएगा, बस यही नहीं। कहता है अब दूसरा, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक बड़ी फर्म, मतलब एक बड़ी दैट इज ए कंपनी रजिस्टर्ड व्यक्ति को दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब तुम इतने सक्षम हो कि एनसीएम लग जाए तो इस पे एनसीएम ही लगेगा, सिंपल शब्दों में। भाई साहब ये छोटे व्यक्ति हैं, ये छोटे व्यक्ति हैं, इनके पास ज्यादा काम धंधा नहीं है, लेकिन बड़े व्यक्ति को ये सेल कर रहे हैं तो बोला आरसीएम लगा दो। आप भी बड़े व्यक्ति हो, आप भी बड़े व्यक्ति हो, तो बोला भाई साहब बड़े व्यक्ति तुम खुद ही एनसीएम में दो। आप भी बॉडी कॉर्पोरेट, आप किसको दे रहे हो सर, आप एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड को या फिर जो भी रजिस्टर्ड हो कंपोजिशन स्कीम में दे रहे हो, तो भाई साहब आप खुद बड़े हो, आप एनसीएम दे सकते हो। तो यहां पर भी एनसीएम, यहां पर भी एनसीएम, बात समझ आई नहीं? लेकिन कहता है एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी दैट इज नॉन बॉडी कॉर्पोरेट किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दे रही है, कंपोजिशन स्कीम को दे रही है, या टीडीएस डीएस डिडक्टर दैट इज गवर्नमेंट वालों को दे रही है, तो कहता है भाई साहब आप तुम्हारे पर एनसीएम लगा देंगे। ये छोटी सी बात कहती है और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। आगे चलते हैं, कहता है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कहता है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कितने दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आप सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कर रहे हो तो 6 महीने के अंदर एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, अदरवाइज हम ये सोच लेंगे कि एक्सेप्टेंस आ गई है। हालांकि इन दोनों चीजों को हम आगे इन डिटेल करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं इसको अभी देख नहीं रहा हूं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ई वे बिल। ई वे बिल, ई वे बिल को हम कल की नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें? हाँ सर थोड़ा सा बड़ा है, हम ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट क्लास से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी सर। तो मैं उसको वहीं ओपन कर लेता हूँ, तो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा।
टाटा बाय बाय, राधे रानी, कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे अंकों से पास होना है। और अभी तक जो हमने किया है उससे रिलेटेड मैं कल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा और उन क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे।